हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है राजस्थान में कृषक आंदोलन। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक है राजस्थान में कृषक आंदोलन। सबसे पहले देखेंगे ये आंदोलन क्यों हुए, मतलब आंदोलन के कारणों की बात करें, कॉज ऑफ द मूवमेंट्स की बात करें। तो जो किसानों ने अचानक से विद्रोह नहीं किया था, मतलब किसान ऐसा नहीं था कि किसान अचानक आए, सुबह उठे और आंदोलन करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है। इसके पीछे क्या दशकों का शोषण और बदलती हुई जो राजनीतिक व्यवस्था थी, ये इसका सबसे बड़ा कारण थी। अब आप देखेंगे कौन कौन से शोषण और बदलती हुई राजनीतिक व्यवस्था में कौन कौन से पहलू थे जिनकी वजह से किसान आंदोलन होता है। सबसे पहले बड़ा पहलू होता है अंग्रेजों और राजाओं की संधियां, जो हमारे 1818 में बड़े स्तर पर राजस्थान में हुई थी। पहले राजाओं को अपनी सुरक्षा के लिए जागीरदारों मतलब सामंतों और किसान मतलब सैनिकों के रूप में किसानों की जरूरत होती थी। लेकिन जैसे हमारे 1818 में अंग्रेजों से संधि हो गई, तो 1818 में जब उन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली, तो उसके बाद राजाओं को अंग्रेजों का संरक्षण मिल गया था। राजाओं को अब सुरक्षा के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ी। अब उन्हें अपनी जनता की परवाह नहीं रही और वो क्या है, विलासिता में मतलब लग्जरी में डूब गए। तो पहला कारण आता है अंग्रेजों और राजाओं की संधियां। दूसरा, करों का भारी बोझ। तो राज अंग्रेजों ने राजाओं के से भारी खिराज वसूलना शुरू किया। ट्रिब्यूट जिसे कहते हैं, खिराज या ट्रिब्यूट, वो वसूलना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि सुरक्षा बदले के बदले पैसा तो लगता ही है। तो राजाओं ने अपना खजाना भरने के लिए ये बोझ किस पे डाल दिया? जागीरदारों पे। और जागीरदारों ने ये बोझ किस पे डाल दिया? किसानों पे डाल दिया। उदयपुर का उदाहरण देखें तो वहां पे हमारे 1/4 से लेके बढ़ाकर 3/8 हमारे टैक्स कर दिया था। तो टैक्स बढ़ाकर इसी दौरान क्या है, टैक्स बढ़ के कितना हो गया? 1/4 मतलब 25% से बढ़ के 3/8 हो गया था। 8 से याद रखेंगे। लगभग पौने 40% मतलब 38% के आसपास हो गया था। 25 से बढ़ा के कितना? 38% के आसपास टैक्स कर दिया था इसी दौरान। फिर बात करें लाटाकुंता और नगद भू राजस्व की। तो लाटाकुंता फसल का अनुमान क्या होती है? लाटाकुंता का मतलब होता है फसल का अनुमान लगाकर तय करने की एक मनमानी प्रथा थी, कि फसल का अनुमान लगा के सामने फसल खड़ी है और साफ कर दिया कि इससे 20 बोरी अनाज निकलेगा, इस खेत से 20 बोरी अनाज निकलेगा और आपको इस पे क्या है, आपको 8 बोरी टैक्स देना है। जब निकाला पता चला इससे 10 ही बोरी अनाज निकला, और जबकि टैक्स तो तय कर दिया कितना? 8 बोरी टैक्स तय कर दिया। तो किसान कई बार अपनी जो फसल उगती थी उसका सारा का सारा अनाज या सारी की सारी पूंजी क्या है, टैक्स में ही चली जाती थी। इससे हम लाटाकुंता पद्धति को नुकसान देख सकते हैं। और जब कर देने की बात आएगी तो नगद में मांगा जाता था, मतलब 8 बोरी अनाज टैक्स में नहीं जाता था, बल्कि 8 बोरी के बराबर का पैसा आपको नगद में देना होता था। तो किसानों को अपनी फसल औने पौने दामों पे बेचनी पड़ती थी, और वो क्या 8 बोरी का पैसा भी हमारे 3 बोरी के बराबर ही मिलता था। तो इस तरह से किसानों को टैक्स देने के लिए औने पौने दाम पे अपनी फसल बेचनी पड़ती थी, या फिर साहूकारों से बाहरी ब्याज पर कर्जा लेना पड़ता था। फिर बात करें उद्योग धंधों के पतन की, तो ब्रिटिश नीतियों की वजह से स्थानीय जो शिल्प हस्तशिल्प और जो उद्योग है वो नष्ट हो गए थे। छोटे छोटे जो उद्योग घरों में चला करते थे, वो उद्योग और हस्तशिल्प नष्ट हो गए थे। किसकी वजह से? ब्रिटिश नीति की वजह से। और जो बेरोजगार हुए कारीगर थे, ये भी किधर जाना पड़ा इन्हें? इन्हें खेती की तरफ जाना पड़ा, जिससे हमारे कृषि भूमि पर बहुत ज्यादा दबाव बन गया। दबाव की बात करें तो पहले 1 बीघा खेत पर मान लीजिए एक व्यक्ति काम करता था, लेकिन जब बेरोजगारी बढ़ी तो उसके परिवार के सभी सदस्य मतलब 2 4 सभी के सभी क्या 1 बीघा पर ही काम करने लगे, जिससे हमारी उत्पादकता तो वही रहती है, लेकिन कृषि पर भार बढ़ जाता है। विश्व अर्थव्यवस्था के प्रभाव की बात करें तो अंग्रेज क्या भारत का कच्चा माल विदेशों में भेजते थे। अंग्रेज क्या भारत का कच्चा माल विदेशों में भेजते थे। विश्व बाजार में मंदी आने का सीधा सीधा नुकसान हमारे राजस्थान के अनपढ़ किसानों को ही उठाना पड़ा। क्या हमारे विश्व बाजार में जब मंदी आती है तो इसका सीधा सीधा नुकसान किसको हुआ? राजस्थान के अनपढ़ किसानों को हुआ, जिससे वो समझ ही नहीं पाते थे कि विश्व अर्थव्यवस्था में किस तरह के भूचाल चल रहे हैं। फिर देखिए हमारे स्थानीय और जो तत्कालिक कारण थे जिनकी वजह से हमारे किसान आंदोलन होते हैं, उनकी बात करें तो पहला कारण आता है हमारा कौन सा? चमरकर या फिर तलवार बंधाई। चमरी कर जिसे चमरकर भी कह सकते हैं। तो ये हमारे किसान अपनी बेटी की शादी पर या फिर नए जागीरदार के बनने पे, कोई भी नया जागीरदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो नया जागीरदार बनेगा, तो वह जागीरदार राजा को टैक्स दिया करता था। क्या? राजा को टैक्स दिया करता था। और जो नया जागीरदार है उस टैक्स का पैसा वो किससे वसूल करता था? किसानों से। तो उसे हम तलवार बंधाई टैक्स कहते थे। तो दो तरह के टैक्स काफी ज्यादा प्रचलित हो गए थे। एक तो चमर कर या चमरी कर, जो हमारे किसानों की बेटियों की शादी के समय दिया जाता था। और एक तलवार बंधाई कर क्या है? जागीरदार नया जागीरदार बनता था, उस समय किसानों से टैक्स लिया जाता था। और नॉर्मली चमड़ी कर तो हमारे 5 रुपए या 8 रुपए के आसपास हुआ करता था उस समय। बेगार प्रथा की बात करें तो किसानों से बिना कोई पैसा दिए जबरदस्ती काम करवाया जाता था, जिसे बेगार प्रथा कहते थे।
फिर हमारे अलवर जैसी जो जगह है वहां पे हमारे क्या सुअरों का शिकार किया जाता था। राजा क्या करते थे, अपने शौक को पूरा करने के लिए, जंगल तो क्या है अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिए, इसीलिए जंगली जानवरों का शिकार कर नहीं सकते, इसीलिए वो क्या करते थे, किसानों के खेतों में जंगली सुअर को दौड़ाते थे। जैसा कि आपने कभी बाहुबली मूवी में देखा हो, तो उसके अंदर जो बाहुबली है वो शिकार करने के लिए खेत में जाता है, खेत में क्या सुअरों का शिकार करते हैं। तो यही जंगली सुअरों की समस्या बहुत बड़ी थी। अलवर जैसे क्षेत्रों में राजा शिकार के लिए क्या जंगली सुअर पाला करते थे और उन्हें खेतों में छोड़ दिया करते थे। और जब वो खेतों में छोड़ देते थे और राजा शिकार करने के लिए जाता था, तो वो सुअर क्या करते थे, किसानों की फसलें बर्बाद कर देते थे, जिससे किसानों को उन्हें मारने की मनाही थी कि किसान उन सुअरों को मार नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि उन सुअरों का शिकार कौन करेगा? राजा ही करेगा। अब ये तो हमने कारण देख लिए कि किसान आंदोलन क्यों हुए थे। अब देखेंगे किसान आंदोलनों की विशेषता क्या थी। तो इन आंदोलनों का स्वरूप पूरे राजस्थान में लगभग एक जैसा ही था। मतलब इन्हें एक संगठित रूप दिया गया था। सारे के सारे किसान आंदोलनों को क्या एक संगठित रूप दिया गया था। बात करें जागीरी क्षेत्रों में सर्वाधिक आंदोलन है। जहाँ पे जागीरी क्षेत्र थे, वहाँ के आंदोलन सबसे बड़े थे, सबसे ज्यादा थे। ये आंदोलन सीधे राजा मतलब खालसा भूमि के खिलाफ कम और जागीरदारी के खिलाफ ज़्यादा हुए थे। मतलब खालसा भूमि मतलब जो राजा के अधीन हुआ करती थी, उस समय या उस जगह पे हमारे किसी भी प्रकार की कोई खास हमारे किसान आंदोलन नहीं हुए, बल्कि कहाँ हुए? जहाँ जागीरदार ज़्यादा थे। जागीरी क्षेत्र में किसानों पर तिहरा नियंत्रण था। एक तो हमारे अंग्रेज नियंत्रण रखते थे, फिर राजा और फिर जागीरदार। इसलिए हमारे किसान परेशान रहते थे। फिर अहिंसक और शांतिपूर्ण की बात करें, सिरोही मतलब भील और अलवर मतलब मेल, ये दो ही जगह ऐसे हैं जहाँ पे किसान आंदोलन हिंसक हुए थे। और इन दो जगहों को छोड़ दो तो हमारे बिजोलिया जैसे अधिकांश आंदोलन पूरी तरह से गांधीवादी और अहिंसक तरीके, जैसे उन्होंने खेती नहीं करना, टैक्स नहीं देना, इस तरह के मामलों में चल रहा था। मतलब सारा का सारा किसान आंदोलन क्या है, शांतिपूर्ण चल रहा था, केवल दो जगह को छोड़ के। एक तो हमारे अलवर के मेव और सिरोही की बात करें तो हमारे सिरोही के भील, ये दो ही जगह थे जहाँ पे हमारे क्या किसान आंदोलन थोड़ा-सा हिंसक हुआ था, बाकी सब जगह क्या किसान आंदोलन शांतिपूर्वक मतलब अहिंसक चल रहा था। जाति पंचायत और मेलों के उपयोग की बात करें, तो उस समय कोई आधुनिक संगठन या व्हाट्सएप ग्रुप नहीं हुआ करता था। जैसे हमारे इस समय के व्हाट्सएप ग्रुप होते थे, उसी तरह के कोई ना तो आधुनिक संगठन था, ना ही कोई व्हाट्सएप ग्रुप था। इसीलिए किसानों ने अपनी जाति पंचायत जैसे धाकड़, जाट, मेव पंचायत और जो स्थानीय मेले थे, त्योहार थे, इनका इस्तेमाल भीड़ जुटाने के लिए और संदेश फैलाने के लिए किया था। फिर बाहरी और मजबूत नेतृत्व की बात करें तो जब स्थानीय किसानों को मार्गदर्शन की जरूरत पड़ी, या जब स्थानीय किसानों को मार्गदर्शन की जरूरत पड़ी, तो बाहरी नेताओं ने आकर कमान संभाली। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश से कौन आए? विजय सिंह पथिक, जिन्हें भूप सिंह भी कहते हैं। हरियाणा गुड़गांव से कौन आए? यासीन खान। मध्य प्रदेश से कौन आए? हरिभाऊ उपाध्याय। तो इस तरह से बाहरी जो नेता थे उन्होंने भी आके राजस्थान के जो किसान आंदोलन था इनका नेतृत्व किया था। और इन्होंने क्या किया? किसानों को राष्ट्रीय स्तर की रणनीति दी। फिर महिलाओं और व्यापारियों की भागीदारी की बात करें, जमनालाल बजाज जैसे बड़े व्यापारी थे, उन्होंने आंदोलन को आर्थिक मदद, फंडिंग दी। वहीं हमारी जो अंजना देवी चौधरी और रमा देवी जैसी महिलाएं थी, उन्होंने पुरुषों के जेल जाने के बाद आंदोलन को संभाला। ऐसा नहीं पुरुषों के जेल जाने के बाद आंदोलन खत्म हो गया, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उनकी जो पत्नियां थी, महिलाएं थी, उन्होंने क्या इस आंदोलन का डट के मुकाबला किया और आंदोलन का साथ दिया। फिर बात करें सामाजिक सुधार का तड़का। तो सामाजिक सुधार के तरीके की बात करें तो आर्य समाज जैसी जो संस्थाएं थी, इनके प्रभाव से इन आंदोलनों में सिर्फ टैक्स कम करने की बात नहीं हुई, बल्कि छुआछूत मिटाने, शिक्षा फैलाने और शराबबंदी जैसे जो हमारे सामाजिक सुधार है वो भी किए गए थे। तो इस तरह से हमने जो विशेषताएं देख ली हमारी जो किसान आंदोलन थी इनकी। अब एक-एक करके हम किसान आंदोलनों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो प्रमुख किसान आंदोलनों की बात करें, जैसे पहला किसान आंदोलन आता है हमारा कौन-सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। ये हमारे सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन है, जो भी कितने 44 साल तक, कब से कब तक? 1897 से लेके 1941 तक। तो बिजोलिया किसान आंदोलन केवल राजस्थान के नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे लंबा मतलब 44 साल तक और पूरी तरह से अहिंसक चलने वाला किसान आंदोलन था। इसमें कोई भी हिंसा की घटनाएँ नहीं हुई थी। बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन क्यों हुआ उसकी बात करें तो बिजोलिया जो मेवाड़ मतलब उदयपुर रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, मतलब एक क्लास का ठिकाना था। आपको ये पता होगा कि हमारे मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे, आप इसे याद रखेंगे। प्रथम क्या थे हमारे 16 क्या प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे। और उन ठिकानों में कौन होते थे? हमारे उमराव होते थे। क्या होते थे? उमराव होते थे। बात करें हमारे जो मेवाड़ में ऐसे कुल 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने हुआ करते थे। बात करें हमारे बिजोलिया की टिकाने की स्थापना की। तो 1527 का जो खानवा का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में उत्तर प्रदेश के गजनेर निवासी जो हमारे कौन थे? अशोक परमार, उन्होंने महाराणा सांगा का साथ दिया था। जो खानवा के युद्ध में हमारे अशोक परमार ने 1527 में महाराणा सांगा का साथ दिया था और उनकी बहादुरी से प्रसन्न होकर महाराणा सांगा ने उन्हें ऊपर मालिक की जागीर भेंट की थी।
क्या ऊपर माल की जागीर भेंट की थी, जिसका मुख्यालय क्या हुआ करता था? बिजोलिया। आप इसे याद रखेंगे, उसका मुख्यालय बिजोलिया हुआ करता था। बात करें उस समय के शासक की बात करें, जब हमारे किसान आंदोलन हुआ था उस समय शासक कौन था? तो जब ये आंदोलन मतलब 1897 में शुरू हुआ था, तब मेवाड़ की गद्दी पे महाराणा फतेह सिंह बैठे थे। आप इसे याद रखेंगे, जब बिजोले किसान आंदोलन शुरू हुआ था, तब वहाँ मेवाड़ की गद्दी पे कौन बैठे थे? महाराणा फतेह सिंह। बात करेंगे आंदोलन के प्रमुख कारणों की, मतलब जब शोषण की पराकाष्ठा हो गई थी, वैसे कौन-कौन से कारण थे? तो किसानों के विद्रोह का मुख्य कारण उन पर लादे गए जो अनुचित कर और सामंतों की मनमानी थी। बात करें ऐसे कौन-कौन से कर आ गए जिनकी वजह से किसान इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पहली बात तो 84 प्रकार के लाग-बाग। लाग-बाग मतलब टैक्स और बिना पैसे के काम करवाना। तो 84 प्रकार के तो लाग-बाग ही थे। एक सामान्य व्यक्ति तो इतना याद ही नहीं कर सकता कि 84 प्रकार के टैक्स उसे देने हैं। तो किसानों से फसल के अलावा 84 तरह के छोटे-बड़े टैक्स वसूले जाते थे, जिससे उनकी कमर ही टूट जाती थी। केवल उनका उद्देश्य केवल जीवन जीना और टैक्स भरना ही रह गया था। फिर लाटा कुंता व्यवस्था, तो यह भू राजस्व तय करने का एक भ्रष्ट तरीका हुआ करता था। लाटा का मतलब होता कटी हुई फसल पर और कुंता का मतलब होता खड़ी फसल पर अनुमान लगाकर मनमाना टैक्स वसूला जाता था। तो जैसा मैंने पहले बताया कि लाटा का मतलब तो कटी हुई फसल पे, जैसे फसल काट ली, फसल का ढेर है और उसमें अंदाजा लगाया कि इसमें हमारे क्या 20 बोरी अनाज निकलेगा और इस पे क्या 8 बोरी का टैक्स लगेगा। तो इस तरह से कहते हैं लाटा। और कुंता का मतलब होता खड़ी फसल, मतलब काटी नहीं गई है, खेत के अंदर ही बता दिया कि इसमें 20 बोरी फसल निकलेगी, अनाज निकलेगा जिसमें 8 बोरी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब निकालने के बाद चाहे उससे 10 बोरी निकले, चाहे 15 बोरी, उन्होंने तो पहले से ही तय कर दिया कि उनको टैक्स कितना देना है। तो एक तरह से क्या भू राजस्व तय करने का ये एक भ्रष्ट तरीका था। फिर बेगार व्यवस्था की बात करें, तो जागीरदारों के द्वारा किसानों से बिना कोई मजदूरी दिए जबरन बेगारी मतलब मजदूरी करवाई जाती थी और इस मजदूरी के बदले उन्हें पैसा भी नहीं दिया जाता था। फिर चमरी कर की बात करें जो हमारे 1903 में चला था, तो बिजोलिया की उस समय के सामंत थे कृष्ण सिंह। कौन? उस समय के सामंत थे कृष्ण सिंह। उन्होंने ये अमानवीय कर लगाया था। क्यों? क्योंकि कोई भी किसान अपनी बेटी की शादी करेगा तो उसे टैक्स देना पड़ता था। इसके तहत क्या होता था? किसानों को अपनी बेटी की शादी करने पर ठिकाने को एक निश्चित रकम टैक्स के रूप में देनी पड़ती थी। तो उस समय 5 रुपए या 8 रुपए थे। आप इसे याद रखेंगे। ज़्यादा नहीं थी। आप इसे सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा थी, लेकिन 5 रुपए 8 रुपए थे। लेकिन ऐसा देख सकते हैं कि ये बात कौन-सी 1903 की, और 1903 में 5 रुपए 8 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। फिर तलवार बंधाई कर की बात करें 1906 में, जब पृथ्वी सिंह नया सामंत बनता है। कौन? पृथ्वी सिंह। हमारे जो सामंत कृष्ण सिंह थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हमारे सामंत जो कृष्ण सिंह है, इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु होने के बाद नए सामंत बनते कौन? पृथ्वी सिंह। आप इसे याद रखेंगे। और नया सामंत बनता है, उसे देना पड़ता है तलवार बंधाई कर। और ये किसको दिया जाता है? ये हमारे राजा को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? राजा को दिया जाता है। और राजा को कौन देगा? पृथ्वी सिंह देगा। अब पृथ्वी सिंह कहाँ से लेगा आएगा? ये हमारे किसानों से वसूल करेगा। तो किसान इस चीज से परेशान थे कि सामंत तो कोई और बनेगा, टैक्स कोई और भरेगा। तो हमारे सामंत कौन बनते हैं? पृथ्वी सिंह। तो उससे क्या मेवाड़ के महाराजा को उत्तराधिकार शुल्क मतलब तलवार बंधाई देना पड़ा। और पृथ्वी सिंह ने ये सारी की सारी राशि का बोझ किस पे डाल दिया? किसानों पे डाल दिया। किसान ही इस पैसे को देंगे। अब बात करेंगे हमारे बिजोली आंदोलन की। तो बिजोली किसान आंदोलन को 3 चरणों में बाँट के हम पढ़ेंगे। कितने चरणों में? 3 चरणों में बाँट के पढ़ेंगे। तो इस 44 साल लंबे संघर्ष को इतिहास में मुख्य 3 चरणों में बाँटा गया है। सबसे पहले देखेंगे स्थानीय विरोध और उसकी शुरुआत की। स्थानीय विरोध और उसकी शुरुआत की बात करें तो पहले चरण की शुरुआत होती है 1897 में। तो 1897 में क्या होता है? आंदोलन की शुरुआत होती है बिजोलिया का एक गिरधरपुरा गाँव था। क्या? गिरधरपुरा गाँव था कहाँ? बिजोलिया का। तो वहाँ पे किसी का मृत्यु भोज की सभा चल रही थी। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद सारे के सारे गाँव वाले एक जगह इकट्ठा होते हैं। कौन सी जगह इकट्ठा हुए? गिरधरपुरा गाँव में। कौन थे? धाकड़ जाति के जो किसान थे, ये हमारे इकट्ठा होते हैं। तो मृत्यु भोज के बाद सबके सब चर्चा विमर्श करते हैं और सभी कहते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सारे के सारे जो इतने सारे टैक्स लग गए, इतनी सारी हमें परेशानियाँ हैं। तो वो उन सब पे चर्चा होने लगी। फिर वहाँ पे एक व्यक्ति आए थे, वो कौन थे? हमारे बिजोलिया पुस्तकालय के लाइब्रेरियन थे। कौन? साधु सीताराम दास। उनको बुलाया गया कि हम इतने सारे परेशान हैं, आप बताओ हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने सलाह दी। क्या सलाह दी? कि क्यों ना आप सीधे महाराणा फतेह सिंह से मिलो। क्या उन्होंने सलाह दी? किसने? हमारे साधु सीताराम दास ने कहा कि जब आप इतने ही परेशान हो साहूकार से, किससे? साहूकार से इतने ही परेशान हो, तो क्यों ना आप एक बार राजा से जाके मिलते हो? तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, राजा से मिल लेंगे। लेकिन मिलने के लिए कौन जाएगा? तो मिलने के लिए जाते हैं 2 व्यक्ति, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। क्या नानजी पटेल, ठाकरे पटेल क्या दोनों तैयार हो जाते हैं कि वो दोनों के दोनों हमारे किसानों की शिकायतें लेके किसके पास जाएँगे? महाराणा फतेह सिंह के पास जाएँगे और उन्हें बताएँगे कि साहूकार हमें किस प्रकार से परेशान कर रहा है। महाराणा
फिर वो फतेह सिंह के पास जाते हैं। फतेह सिंह कहते हैं कि मुझे तो क्या पता तुम पे इतनी सारी परेशानी है, चलो मैं एक काम करता हूँ, एक जांच आयोग बैठा देता हूँ। जांच का आयोग की बात करें, उन्होंने कहा कि ठाकरे पटेल और नानजी पटेल की शिकायत पे एक जांच आयोग का गठन किया जाता है और उसमें हामिद नामक अधिकारी को जांच करने के लिए भेजा जाता है कि क्या वास्तव में जो शिकायत है सही है या फिर जो शिकायत कर रहे हैं उनमें कोई दिक्कत है, उसकी बात करें तो हमारे हामिद नामक जो अधिकारी है जांच करने के लिए जाते हैं। लेकिन सामंत जो कृष्ण सिंह है और हामिद जाके बता भी देते हैं फतेह सिंह को कि ये ऐसा-ऐसा तो वास्तव में है, किसानों को परेशान किया जा रहा है हमारे कृष्ण सिंह के द्वारा। तो फिर एक आदेश निकाला जाता है फतेह सिंह के द्वारा कि इनको जो रियायत दी जानी चाहिए वो दो। लेकिन कृष्ण सिंह पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? कृष्ण सिंह ने सोचा कि ये तो थोड़ी देर में राजा भी भूल जाएगा और किसान भी भूल जाएंगे, तो कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं और फिर राजा ने दोबारा मुड़ के भी इस आंदोलन की तरफ नहीं देखा। इससे क्या होता है, सामंत का हौसला बढ़ जाता है कि राजा तो मुड़ के भी नहीं देख रहा और किसान भी कुछ खास नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनके टैक्स को बनाए रखूं, टैक्स को कम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है, सामंत का हौसला बढ़ जाता है। और इस चरण का नेतृत्व किसने किया? स्थानीय नेता जैसे हमारा प्रेमचंद भील, फतेहकरण सारण और ब्रह्मदेव ने किया था। कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रथम चरण था बिचौलिया का, उसमें हमारे जो स्थानीय नेता कौन कौन से थे, तो इसमें प्रेमचंद भील, फतेहकरण सारण और ब्रह्मदेव। लेकिन इनको भी कोई खास सफलता हाथ नहीं लगती है। तो इस तरह से हमारे 1914 तक हमारी ये बिना निष्कर्ष के साथ पहला चरण खत्म हो जाता है। फिर आता है हमारा विजय सिंह पथिक का प्रवेश होता है। इस आंदोलन में किसका प्रवेश होता है? विजय सिंह पथिक का प्रवेश होता है और तब जाके हमारे इस आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान मिलती है। दूसरा चरण शुरू होता है 1914 से 1923 तक। बात करें इसकी तो ये आंदोलन का सबसे प्रखर चरण है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चरण कौन सा है हमारे? मध्य वाला या फिर द्वितीय चरण। साधु सीताराम दास कहते हैं जो हमारे लाइब्रेरियन थे कि भैया ऐसे तो नहीं चलेगा, कोई बढ़िया आदमी या बड़ा आदमी चाहिए इसके लिए, आंदोलन के लिए। तो उन्होंने एक न्योता भेजा, किसे? हमारे विजय सिंह पथिक को। लेकिन आपको यदि पता हो, कुछ याद हो आपको, तो हमारे जो रास बिहारी बोस गदर आंदोलन के दौरान क्या है, रास बिहारी बोस क्या है, हमारे राजस्थान के अंदर और भारत के अंदर क्रांति की योजना बना रहे थे। क्या क्रांति की योजना हमारे भारत के अंदर बना रहे थे? 1914 के में। तो 1914 में हमारे राजस्थान की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? हमारे विजय सिंह पथिक को। लेकिन आपको यदि पता हो तो अंग्रेजों को इसकी भनक लग जाती है और वो जो क्रांति करने वाले थे राजस्थान के अंदर और पूरे भारत के अंदर, उनको ढूंढ रही थी। तो हमारे विजय सिंह पथिक के बारे में भी अंग्रेजों को पता चल जाता है और अंग्रेजों को जो पता चल जाता है तो अंग्रेज उन्हें ढूंढते हैं, तो वो राजस्थान आ जाते हैं। कौन? विजय सिंह पथिक राजस्थान आके और भूप सिंह के नाम से रहने लगते हैं। क्या? भूप सिंह उनका असली नाम था और विजय सिंह पति के नाम से यहाँ पे रहने लगते, लेकिन फिर भी उन्हें ढूंढ लिया जाता है और जो तारागढ़ का किला है अजमेर के अंदर, तो उसकी जेल में उन्हें थोड़े दिन रखा जाता है। लेकिन वहां से भी वो चकमा देके बाहर निकल जाते हैं और अलग भेष बना के रहने लगते हैं। तो हमारे क्या साधु सीताराम दास क्या है, सीधे जाके उनसे संपर्क करते हैं जब वहां से वो भाग जाते हैं और विजय सिंह पतिंग आंदोलन से आके जुड़ जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, इस आंदोलन को नेतृत्व मैं दूंगा। उस समय वो कोचड़ी चित्तौड़गढ़ में जो एक स्कूल थी उसमें छुप के पढ़ाया करते थे ताकि किसी को पता ना चले कि वो कौन है और कहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन हमारे साधु सीताराम दास को पता चल जाता है विजय सिंह पथिक के बारे में, वो वहां जाके उनसे संपर्क करते हैं। फिर पथिक जी आते हैं और कहते हैं कि हम इस आंदोलन को अच्छा नेतृत्व देंगे। पथिक जी ने क्या किया? पथिक जी ने हमारे 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन बैरीसाल गांव में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। उन्होंने कहा मैं भी कुछ खास नहीं कर सकता। क्या? विजय सिंह पथिक ने कहा कि मैं भी कुछ खास नहीं कर सकता, इसके लिए हमें एक संगठन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक संगठन का निर्माण करना पड़ेगा और संगठन बनाया इसमें ऊपरमाल पंच बोर्ड और मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बना दिया। जो ऊपरमाल पंच बोर्ड है इसका अध्यक्ष किसे बना दिया? मन्ना पटेल को। और इन्होंने ऊपरमाल का डंका नामक एक पर्चा निकाला। क्या? ऊपरमाल का डंका नामक एक पर्चा उसी समय निकाला 1917 में। ध्यान रखना, हरियाली अमावस्या के दिन ये संगठन बनता है। पथिक जी से प्रभावित होकर ठिकाने के जो कर्मचारी थे माणिकलाल वर्मा, उन्होंने भी नौकरी छोड़ दी कि भैया हमें पथिक का साथ देने की जरूरत है, न कि ये नौकरी करने की जरूरत। और वे उमाजी का खेड़ा में स्कूल चलाते थे। कौन? हमारे माणिक्यलाल वर्मा क्या उमाजी का खेड़ा में स्कूल चलाते थे और वहां से अपनी नौकरी छोड़ दी। किसानों ने क्या पूरी तरह से कर और बेगार का बहिष्कार कर दिया। हमारे विजय सिंह पथिक थे, उन्होंने कहा कि यदि आप पे टैक्स लगा हुआ है तो आप टैक्स देना बंद कर दो। दूसरा बेगार कराते हैं, बेगार करना बंद कर दो। बेगार मतलब बिना पैसे के मजदूरी करवाई जाती थी, तो बेगार करना भी बंद कर दो। दबाव में आकर के दबाव में आके हमारे मेवाड़ रियासत ने बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया। किसका?
बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया। जब हमारे किसानों ने टैक्स देने से मना कर दिया, बेकार करने से मना कर दिया, तो हमारे जो फतेह सिंह जी है महाराजा, वो डर जाते हैं और कहते हैं कि एक और आयोग का गठन करते हैं जो वापस से जाके देखेगा किसान कितना परेशान है। और राज सिंह बेदला आयोग का गठन किया। आप इसे याद रखें, 1919 में तो हमारे बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग और 1920 में हमारे बेदला आयोग का गठन, राज सिंह बेदला आयोग का गठन किया गया। अब बात करेंगे हमारा तीसरा चरण आता है हमारा नेतृत्व का परिवर्तन और अंतिम समझौता। नेतृत्व का परिवर्तन, अंतिम समझौते की बात करें तो तृतीय चरण आता है हमारे, जो हमारे 1923 से 1941 तक चलता है। ब्रिटिश बंदोबस्त प्रणाली अधिकारी थे ट्रेंच ने, तो उसने क्या किया, असिंचित भूमि पर भी टैक्स बढ़ा दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे 1923 के आसपास क्या टैक्स बढ़ा दिया था। जो असिंचित भूमि थी उन पर भी टैक्स बढ़ा दिया था। किसने, हमारे ब्रिटिश अधिकारी थे ट्रेंच। तो पथिक जी किसने ऐसी सलाह दी, किसानों ने अपनी जमीनें सामंत केसरी सिंह को लौटा दी कि भैया हमारे तो बस की नहीं है, एक तो सिंचाई के लिए पानी नहीं है, ऊपर से आप इस पर टैक्स भी ले रहे हो। केसरी सिंह को कहा कि तुम तो तुम्हारी जमीन को वापस रख लो। ये किसने कहा, हमारे पथिक जी के कहने पे किसानों ने अपनी सारी की सारी जमीन किसको लौटा दी, केसरी सिंह को। लेकिन केसरी सिंह भी कमाल का निकला और कमाल का निकला, और उसने क्या किया, ठीक है जाओ ऐश करो। उन्होंने कहा, किसानों को भेजा कि ये जमीन हम ही रख लेंगे। तो सामंत ने तुरंत सारी की सारी जमीन को जब्त कर लिया। अब जब फिर पथिक जी ने कहा कि ऐसा नहीं होता, थोड़े दिन में आपको वापस लौटा देंगे। लेकिन हमारे जो केसरी सिंह है, तो सामंत थे केसरी सिंह, वो वापस ही नहीं लौटाते। तो इससे हमारे क्या, जो किसान हमारे पथिक से नाराज हो जाते हैं, और पथिक कहते हैं कि मैंने तो तुम्हारे भले के लिए ही किया था, लेकिन ये वापस नहीं लौटा रहा, तो इसमें मेरी भी क्या गलती है। तो पथिक जी नाराज हो जाते हैं और संगठन को, ये जो आंदोलन है उसको छोड़ देते हैं, क्या आंदोलन को छोड़ देते हैं। फिर 1927 में हमारे जाते 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 क्या, पथिक जी आंदोलन से अलग हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके द्वारा जो बताई गई राह थी उसके अनुसार क्या, हमारे किसानों को उतना लाभ नहीं हो रहा था। गांधी जी के निर्देश पर जमनालाल बजाज और उनके बाद हरिभाऊ उपाध्याय ने कमान संभाली। जो हमारा बिजोली आंदोलन था, इसकी हमारी कमान किसने संभाली, गांधी जी के निर्देश पे हमारी जमनालाल बजाज ने, और उनके बाद हरिभाऊ उपाध्याय ने जाके कमान संभाली। आखिर में हमारे 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे वी राघवाचारी, जो बाद में संविधान सभा के सदस्य भी बनते हैं। और हमारे राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह मेहता, उनके हस्तक्षेप से किसानों को उनकी जब्त की हुई जमीनें वापस दी जाती है। और ये ऐतिहासिक आंदोलन यहाँ पे 1941 में जाके समाप्त होता है। अब देखेंगे इसके दौरान कौन कौन से ऐतिहासिक समझौते हुए थे। 1922 का समझौता, आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा के अंग्रेजों ने सीधे हस्तक्षेप किया। क्यों, क्योंकि आंदोलन बढ़ रहा था, बिजोली किसान आंदोलन, तो इससे हमारे राजा और सामंत तो नहीं डरे, उससे ज्यादा तो हमारे अंग्रेज डर गए थे। और अंग्रेज डर गए तो अंग्रेज ने डर के क्या किया कि ये सोचा कि कहीं इस तरह के आंदोलन पूरे देश में ना होने लगे, इसलिए उन्होंने हस्तक्षेप किया। अंग्रेजों की ओर से कौन आया, रॉबर्ट हॉलैंड, जो कौन था, एजीजी। विल्किंसन पॉलिटिकल एजेंट था, और ओगलवी क्या था, एजीजी का सचिव। तो तीन व्यक्ति आए हमारे क्या, अंग्रेजों की ओर से, रॉबर्ट हॉलैंड, विल्किंसन और ओगलवी। मेवाड़ रियासत की तरफ से जाते हैं प्रभात चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल। दोनों के बीच में क्या था, समझौता। किसानों को प्रतिनिधि थे कौन, हमारे मोतीराम, नारायण पटेल, राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा। आपको पता है माणिक्यलाल वर्मा हमारे तीसरे चरण में, एकीकरण के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये वही माणिक्यलाल वर्मा है। परिणाम क्या निकलता है समझौते का, तो किसानों के 84 में से 35 कर माफ कर दिए गए। कितने, 84 में से 35 कर माफ कर दिए गए। हालांकि उस समय के जो क्रूर सामंत थे केसरी सिंह, उन्होंने ईमानदारी से इसे लागू नहीं किया। मतलब 84 में से 35 कर माफ करने के आदेश तो मिले थे, लेकिन उन्होंने बहुत कम ही कर माफ किए थे, जिससे संघर्ष आगे भी चलता रहा। लेकिन ऑफिशियली हमारे 41 में जाके ये संघर्ष खत्म होता है। बात करें इस बिजोलिया किसान आंदोलन में कौन कौन से पत्रकारिता मतलब समाचार पत्र छपते हैं, साहित्य, राष्ट्रीय नेताओं के समर्थन की बात करें तो ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसे पूरे देश का नैतिक समर्थन मिला था। या ये पहला किसान आंदोलन था जिसे हमारे क्या पूरे देश का नैतिक समर्थन मिला था। बात करें राष्ट्रीय नेताओं के साथ, राष्ट्रीय नेताओं का साथ की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र मराठा में लेख लिखा, या जो उनका मराठा पत्र था, तुम आपको ये तो पता होगा, बाल गंगाधर तिलक के दो समाचार पत्र थे, एक तुम्हारा केसरी था और एक मराठा था। केसरी तो हमारे क्या मराठी भाषा में था, और मराठा अंग्रेजी भाषा में था, आप इसे याद रखेंगे। तो मराठा जो अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा छापा जाने वाला, उसके अंदर उन्होंने लेख लिखा। 1919 के अमृतसर अधिवेशन में इसका प्रस्ताव भी रखा था। यद्यपि तब गांधी जी ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से अभी हम केवल किसान आंदोलन का समर्थन नहीं कर सकते, अभी तो हमें क्या राष्ट्रीय आंदोलन की कमान संभालनी है। लेकिन 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने इसे नैतिक समर्थन दे दिया था। कहा कि क्यों ना हम किसान आंदोलन का फायदा ले।
इसलिए 1920 में तो उन्होंने क्या गांधी जी ने समर्थन दे दिया था, लेकिन 1919 के जो हमारे अमृतसर अधिवेशन हुआ था उसमें क्या इसका साथ नहीं दिया था। बात करें समाचार पत्रों की, तो कानपुर से छपता था हमारा एक समाचार पत्र प्रताप। क्या कौन सा समाचार पत्र छपता था? प्रताप। और जिसके संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। तो उन्होंने इस आंदोलन की खबरें छाप के इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया था। यूपी के अंदर कानपुर से एक समाचार पत्र छपता था प्रताप। और प्रताप की बात करें तो गणेश शंकर विद्यार्थी है, ये हमारे विजय सिंह पथिक के मित्र हुआ करते थे। क्या विजय सिंह पथिक के मित्र थे? तो उन्होंने क्या राष्ट्रीय स्तर का इससे मुद्दा बनाया। बात करें कृतज्ञता स्वरूप, जब हमारे ये विजय सिंह पथिक को पता चला कि हमारे जो मित्र है कौन, गणेश शंकर विद्यार्थी, उन्होंने इतना बढ़िया काम किया, तो हमारे विजय सिंह पथिक जी ने विद्यार्थी जी को चांदी की राखी भेजी और कहा कि तुम मेरे असली भाई हो। अब आप सोचेंगे भाई बहन का रिश्ता चांदी की राखी है, लेकिन ये तो भाई भाई भी चांदी की राखी भेज रहे हैं, लेकिन चांदी की राखी ये भेजते। फिर साहित्य और गीत की बात करें, मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास था रंगभूमि। इसी आंदोलन के पृष्ठभूमि पे आधारित माना जाता है। जो हमारे बिजोले किसान आंदोलन है उसकी पृष्ठभूमि पर आधारित हमारे क्या रंगभूमि उपन्यास। किसानों में जोश भर देने के लिए माणिक्यलाल वर्मा ने एक गाना गाया, गाने का नाम था पंछीड़ा पंछीड़ा ओ पंछीड़ा। तो इस तरह से पंछीड़ा गाया किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने। और विजय सिंह पथिक इससे पीछे नहीं थे, उन्होंने कहा पंछीड़ा नहीं है ये पीड़ितों का पंछीड़ा है। तो उन्होंने इसको आगे से बढ़ाया और एक गाना गाया, कौन सा? पीड़ितों का पंछीड़ा। तो इस तरह से हमारे दो संगीत और गीत उस समय प्रचलित हुए, एक तो माणिक्यलाल वर्मा का पंछीड़ा और विजय सिंह पथिक का हमारा पंछीड़ो पीड़ितों का पंछीड़ा। भंवरलाल जी ने भी क्या अपने क्रांतिकारी गीतों से किसानों को जगाया। रोचक तथ्यों की बात करें तो इस आंदोलन पर 1917 की जो रूस की जो बोल्शेविक क्रांति थी, जिसमें हमारे किसानों और मजदूरों ने सत्ता पलट दी थी, इसका बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव था। आंदोलन की बात करें तो आंदोलन में अंजना देवी, रमा देवी जैसी जो महिलाएं थी उनकी भी सक्रिय भागीदारी थी, और इस भागीदारी ने राजस्थान में महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल पेश की थी। अब हम देखेंगे अगला किसान आंदोलन, ये था हमारा कौन सा? बेगू किसान आंदोलन। 1921 से 1923 तक चला था। कहाँ कब से कब तक? 1921 से 1923 तक चला था। बेगू किसान आंदोलन राजस्थान के कृषक संघर्षों के इतिहास में, क्या राजस्थान के कृषक संघर्षों के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उग्र आंदोलन था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उग्र आंदोलन था। और यह आंदोलन क्या पूरी तरह से बिजोलिया आंदोलन से प्रेरित था। क्यों? क्योंकि दोनों ही जगह क्या किसानों की समस्याएं लगभग एक जैसी थी, और दोनों ही क्या मेवाड़ रियासत के ठिकाने थे, ये मेवाड़ रियासत के हिस्से थे। इसलिए क्या सेम सेम जैसे हमारी इसके अंदर प्रक्रिया होती है। और बेगू किसान आंदोलन हमारे 1921 से 1923 तक चला। बात करें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आंदोलन के कारण की, तो बेगू क्या वर्तमान में राजस्थान के चित्तौड़ जिले में, किस जिले में? चित्तौड़ जिले में। बिजोलिया की तरह ही यह भी हमारे मेवाड़ रियासत के 16 प्रथम श्रेणी के ठिकानों में से एक था। और यहाँ भी हमारे खेती करने वाले जो अधिकांश किसान थे वो हमारे किससे थे? धाकड़ जाति के किसान थे। बात करें किसानों के असंतोष के कौन कौन से कारण थे? सेम जैसे कारण होते हैं किसानों की, क्या समस्या? सेम सेम जैसी। यहाँ पे हमारे 53 प्रकार की लाग बाग मतलब कर लगाए गए थे। किसानों से उनकी पैदावार का बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 53 हिस्सा, 53 अलग अलग प्रकार के अनुचित करों के माध्यम से वसूल कर लिया जाता था। फिर लाटा कुंता व्यवस्था, तो खड़ी फसल का अनुमान लगा के कुंता और कटी फसल पर लाटा, मनमाने तरीके से भारी बुरा जैसे मतलब टैक्स तय कर दिया जाता था। फिर बैठा बागार की बात करें जिसे बेगार प्रथा कहते हैं, तो किसानों और उनके परिवारों को जमींदार के निजी कार्यों के लिए बिना कोई मजदूरी दिए जबरन काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसे बैठा बेकार कहते हैं। फिर बात करें आंदोलन कैसे हुआ। आंदोलन होता है 1921 से 1923 तक। इस आंदोलन की दिशा और दशा को बहुत महत्वपूर्ण चरणों में हम समझ सकते हैं, कौन कौन से चरण होते हैं। बात करें आंदोलन की शुरुआत की और उसका नेतृत्व, तो 1921 में हमारे आंदोलन की शुरुआत होती है। तो बिजोलिया के किसानों को अपने अधिकारों के लिए लड़ते देखकर, या जब बिजोलिया के किसान अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, तो हमारे बेगू, परसोली, मांडेड़ा, भैंसरोडगढ़ यहाँ के किसान भी जागृत होते हैं और कहते हैं कि वो इतना कर सकते हैं तो हम इनसे पीछे नहीं है। तो उन्होंने भी 1921 में मैदान के पास जो भैरू कुंड है वहां पे इकट्ठा हुए, और वहां पे इकट्ठा होकर कर न देने का फैसला किया कि हम भी टैक्स नहीं देंगे। जैसे हमारे बिजोलिया ने कहा कि हम भी टैक्स नहीं देंगे, ऊपरवाल पंच बोर्ड थी उसने तय किया था कि हम टैक्स नहीं देंगे, तो हमारे जो बेगू किसान थे इन्होंने भी क्या टैक्स नहीं देने का फैसला किया। और किसानों ने मार्गदर्शन के लिए क्या राजस्थान सेवा संघ की मदद मांगी। किसकी? राजस्थान सेवा संघ की मदद मांगी, जिसके बाद रामनारायण चौधरी को इस आंदोलन का मुख्य नेता बना दिया गया। हमारे जो रामनारायण चौधरी है वो हमारे क्या इस आंदोलन के नेता बन जाते हैं। अब आ जाता हमारा क्या 1922।
1922 की बात करें तो कर नहीं देने वाली बात चालू हुई थी, अब टैक्स नहीं देंगे, जमीन चाहे तो ले लो, हम लेकिन टैक्स नहीं देंगे। 1922 आ जाता है और होता हमारा क्या, बोल्शेविक समझौता और ब्रिटिश हस्तक्षेप। तो किसानों ने जबरदस्त बहिष्कार और दबाव के आगे, किसानों के जबरदस्त बहिष्कार और दबाव के आगे बेगू का सामंत था जागीरदार अनूप सिंह चुंडावत, ये झुक जाता है। वो कहता है कि भाई तुम्हारी जितना काम है वो तुम बता दो, जितने टैक्स माफ करने हैं, माफ कर देंगे, तुम जो कहोगे वैसे वैसे कर देंगे। तुम्हारा अनूप सिंह चुंडावत आगे आता है और कहता है कि भैया तुम जो कहोगे वैसा वैसा हम कर देंगे। तो रामनारायण चौधरी जी भी खुश हो जाते हैं और किसान भी खुश हो जाते हैं। और 1922 में अजमेर में विजय सिंह पथिक की मध्यस्थता में कि भाई कहीं मुकर ना जाए अनूप सिंह, तो अनूप सिंह चुंडावत और किसानों के बीच में एक समझौता हो जाता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार और मेवाड़ रियासत डर गए। क्या, कि मेवाड़ रियासत और ब्रिटिश सरकार डर गए कि भैया इस तरह के तो हमारे किसान कुछ भी हमारा फैसला करवा सकते हैं, इससे हमारे क्या किसानों के हौसले और भी बढ़ जाएंगे अगर इस तरह के फैसले सब जगह होने लगे तो। अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच ने इस समझौते को बोल्शेविक समझौता करार दे दिया। क्या, बोल्शेविक समझौता करके खारिज कर दिया। बोल्शेविक समझौता का मतलब है कि रूस की उस वामपंथी क्रांति का नाम जहाँ पे तख्तापलट हुआ था। तो ये जबरदस्ती कराया हुआ समझौता था, मतलब बोल्शेविक समझौता कह के इस समझौते को खारिज कर दिया और अनूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें इतनी इजाजत किसने दी कि तुम इस तरह के समझौते कर सको। तो अनूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उनकी जगह अमृतलाल को बेगू का प्रशासक, मतलब मुनसरमात बना दिया था। प्रशासक किसे बना दिया, अमृतलाल को। फिर बात करें ट्रेंच आयोग की। ट्रेंच आयोग और बहिष्कार की बात करें, ये होता है हमारे जून 1923 में, तो किसानों की मांगों की जांच करने के लिए कि किसानों की जो मांग है ये जायज है या नहीं। तो जांच के लिए मेवाड़ राज्य ने ब्रिटिश भूमि अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी थे जीसी ट्रेंच, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया और ट्रेंच ने किसानों को बेगू में मिलने के लिए बुलाया। ट्रेंच ने क्या किया, किसानों को बेगू में मिलने के लिए बुलाया, लेकिन किसानों ने इसका बहिष्कार कर दिया कि हम तो किसी से मिलने कहीं भी नहीं आएंगे। उनकी ये मांग थी कि ट्रेंच खुद उनके बीच रायता गांव में आए। क्या, ट्रेंच क्या खुद आए, न कि हम जाएं। तो ट्रेंच को कहा कि तू आ भैया, कहाँ जा रहा है, रायता गांव में आ और वहीं रायता फैलेगा और यहीं आके देख कि जमीन की हालत क्या है। इस जमीन पे कुछ उग ही नहीं रहा, तो इसका टैक्स हम कहाँ से देंगे। तो इससे ट्रेंच ने अपना अपमान माना कि भैया तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मैं बुला रहा हूँ और तुम मुझे कह रहे हो कि तुम आओ। तो भैया ट्रेंच को आ जाता है गुस्सा, ट्रेंच को आ जाता है गुस्सा और फिर होता है हमारा गोविंदपुरा हत्याकांड। कब, 13 जुलाई 1923 को। तो ट्रेंच आयोग के एक तरफा फैसला हुआ कि ट्रेंच आयोग ने कहा कि ठीक है, हमने फैसला कर लिया कि किसानों पे कोई अत्याचार नहीं हो रहा, किसानों को जो भी टैक्स लग रहे हैं सब सही है। सब तरह से हमारे ट्रेंच ने पूरा बदला लिया इस बात का। तो हमारे ट्रेंच का जो एक तरफा फैसला है उसका विरोध करने के लिए किसान चित्तौड़ करके गोविंदपुरा गांव में एक शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। क्या, शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। ट्रेंच ने सोचा कि क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए और इसका फायदा उठा के ट्रेंच ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। राज्य की सेना के साथ मिलकर निहत्थे जो किसान थे उन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी और यहाँ से होता हमारा गोविंदपुरा हत्याकांड। और इस दर्दनाक घटना में दो बहादुर किसान थे, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़, ये दोनों के दोनों किसान हमारे शहीद हो जाते हैं। और सरकारी रिकॉर्ड ने इस घटना को दबाने के लिए सिर्फ एक मौत और 25 घायलों की बात कही थी कि यहाँ पे एक ही मौत हुई है और 25 लोग घायल हुए। जबकि तरुण राजस्थान अखबार ने सच्चाई उजागर करते हुए बताई कि यहाँ पे 11 तो मौतें हुई है, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये देख सकते हैं हमारे गोविंदपुरा हत्याकांड। तो ये किसकी वजह से हुआ, ट्रेंच का बदला लेने की वजह से। फिर वहां आते हैं हमारे कौन, विजय सिंह पत्ती का प्रवेश होता है और यहाँ आके हमें सफलता मिलती है दिसंबर 1923 में। तो गोविंदपुरा हत्याकांड के बाद आंदोलन और भी हिंसक होने लगा। हालात को संभालने के लिए विजय सिंह पथिक ने स्वयं बेगू पहुंचे और आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया और रामनारायण चौधरी को कहा कि तुम थोड़े दिन घर बैठो, अब संभालेगा मेरा डॉन। कौन, विजय सिंह पथिक। तो अंग्रेजों ने घबरा के क्या किया, 10 सितंबर 1923 को पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया। कि पथिक को कि भैया ये हो सकता है आंदोलन को और भी ज्यादा उग्र बना दे, इससे अच्छा है कि विजय सिंह पथिक को सही समय पर गिरफ्तार कर ले। तो हमारे 10 दिसंबर 1923 को पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अंततः हमारे दिसंबर 1923 को सत्ता को तो 1923 में सत्ता को किसानों के आगे झुकना पड़ा और एक नया समझौता लागू करना पड़ा और इस समझौते से हमारे किसान भी खुश हो जाते हैं। बात करें आंदोलन के कौन कौन से केंद्र थे, अन्य केंद्रों की बात करें तो ये आंदोलन केवल बेगू तक ही सीमित नहीं था। ये जो आंदोलन था ये केवल बेगू तक सीमित नहीं रहा, इसके प्रभाव से हमारे चांदखेड़ी और मंडावरी जैसे गांव थे वहां पे भी हमारे किसानों से सामंती शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और आंदोलन को ताकत दी। अब बात करें इस जो आंदोलन था, तो आंदोलन का यदि हम आलोचनात्मक मूल्यांकन करें तो क्या पता चलता है।
तो बेगू किसान आंदोलन राजस्थान के इतिहास में सामंती क्रूरता के खिलाफ एक मील का पत्थर साबित हुआ। यद्यपि किसानों को ट्रेंच के क्रूर दमन और हिंसक कार्रवाई का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही सकारात्मक रहे। जैसे हमारे बेगार प्रथा का अंत होता है। बिना मजदूरी के काम करने वाली जो अमानवीय बंधुआ मजदूरी प्रथा है, जिसे बेगार प्रथा कहते हैं, तो उसको आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। कर सुधार की बात करें तो टैक्सों मतलब करों की दरें निश्चित कर दी गई और कई फालतू कर थे उनको भी हटा दिया गया। फिर संगठनात्मक शक्ति की बात करें तो इस आंदोलन ने ये साबित कर दिया कि रामनारायण चौधरी जैसे जो मजबूत नेतृत्व और राजस्थान सेवा संघ जैसी संस्थाएं, उनके भारी समर्थन और किसानों की एकजुटता से दमनकारी व्यवस्था को भी झुकाया जा सकता है। बात करें इसने भविष्य में राजस्थान के जो किसान अधिकारों और हमारे शोषण के खिलाफ लड़े जाने वाले हर संघर्ष के लिए एक बहुत ही बड़ी मिसाल कायम की थी। तो ये तो हमारा था बेगू किसान आंदोलन। अब आता है हमारे मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन। कौन सा? मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन की बात करें जो हमारे कहाँ हुआ था, मात्र कुंडिया में। कब? 1880 में। तो राजस्थान के इतिहास में किसानों की शुरुआती चेतना का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है कि हमारे किसानों ने, ऐसा नहीं है कि बहुत लेट जागे थे, ये हमारे मात्र कुंडिया के जो किसान थे हमारे 1880 में ही जाग गए थे। और इसे मेवाड़ का पहला किसान आंदोलन भी माना जाता है। क्या? मेवाड़ का पहला किसान आंदोलन भी माना जाता है मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन को। कौन सी जगह, कहाँ हुआ? तो ये आंदोलन हमारे चित्तौड़गढ़ के मातरकुंडिया, जिसे रश्मि परगना भी कहते हैं, तो इस क्षेत्र में हमारे जाट जाति के किसानों के द्वारा शुरू किया गया था। कारण क्या था? खालसा भूमि पर राज्य द्वारा बहुत अधिक रघु राजस्व और नई राजस्व नीतियां थोप दी गई थी। जो खालसा भूमि थी, राजा के सीधे नियंत्रण में होती थी भूमि, वो हमारे क्या बटाई पे दे दी जाती थी कि राजा के द्वारा, और उस पर टैक्स लिया जाता था। तो उस पर बहुत ही ज्यादा भू राजस्व तय किया गया और नई राजस्व नीतियां थोप दी गई थी। किसानों के लिए ये दरें चुकाना लगभग असंभव हो गया था। क्या हमारे किसानों के द्वारा क्या ये दरें चुकाना लगभग असंभव हो गया था? शासक के प्रभाव की बात करें तो यद्यपि हमारा 1880 के दशक के आसपास मेवाड़ में प्रशासनिक सुधार हो रहे थे और महाराणा फतेह सिंह जो 1884 में गद्दी पर बैठे थे, उनके समय तक इन नीतियों का असर बहुत गहरा हो गया था। किसानों ने एकजुट होकर नई लगान व्यवस्था को मानने से इन साफ इनकार कर दिया और ये अपने आप ही स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, जिसने आने वाले समय के लिए एक नींव तैयार की थी। मतलब एक छोटा मोटा आंदोलन था, लेकिन ज्यादा बड़े बड़े स्तर पे नहीं हुआ है। ये तुम्हारा कौन सा? जाट किसान आंदोलन। कौन सा? जाट किसान आंदोलन था 1880 का। कहाँ का? मात्र कुंडिया का। अब बात करें मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का आंदोलन। या मेवाड़ के खालसा क्षेत्र के आंदोलन की बात करें जो 1921 से 1922 तक चला। तो हमारे मात्र कुंडिया वाला तो 1880 का था और 1921 से 1922 तक हमारे मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का आंदोलन था। तो 1920-21 के आते आते मेवाड़ बिजोले किसान आंदोलन पूरी तरह से उफान पे था। या 1920-21 के आते आते क्या हमारे बिजोले किसान आंदोलन पूरे उफान पे था और इसकी सफलता की खबरें आसपास के क्षेत्रों में भी पहुंच चुकी थी कि भाई बिजोले किसान आंदोलन ने पूरे देश में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है और पूरे राजस्थान में खबर फैल चुकी थी। और इससे प्रेरित होकर खालसा क्षेत्र के जो किसान थे, उन्होंने भी अपने हकों के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। बात करें हमारे इसके आंदोलन की शुरुआत और उसके नेतृत्व की बात करें तो अप्रैल 1921 में। कब? अप्रैल 1921 में उदयपुर के आसपास के जो खालसा गांव है, उनके जाट किसानों ने भारी लगान और बेगार प्रथा के खिलाफ यह आंदोलन शुरू कर दिया। कब? 1921 में। बात करें इसके मुख्य नेता की तो इस आंदोलन की दिशा देने का काम गोकुल जी जाट ने किया। इस आंदोलन को दिशा देने का काम किसने किया? गोकुल जी जाट ने किया था। और उन्होंने बिखरे हुए किसानों को एक मंच पे लाने का जिम्मा उठाया। जो हमारे बिखरे हुए किसान थे, बिखरे हुए मत थे, उन सब किसानों को और उनकी सोच को एक ही जगह पे लाने का, एक ही मंच पे इकट्ठा करने का काम किसने किया? गोकुल जी जाट ने। और कैसे किया? हमारे पोडोली सम्मेलन में। पोडोली सम्मेलन की बात करें दिसंबर 1921 में हमारे पोडोली सम्मेलन होता है, जहाँ होता है रणनीति का निर्माण कि किस तरह से हमें ये आंदोलन करना है। तो किसानों ने अपनी रणनीति तय करने के लिए उदयपुर के पोडोली गांव में एक बड़ा सम्मेलन किया और उन्हें बनाया बिजोलिया मॉडल। कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया कि वे भी हमारे बिजोलिया किसान आंदोलन की तर्ज पे, मतलब वैसा का वैसा ही एक संगठित, शांतिपूर्ण और पूर्ण रूप से असहयोग वाला एक आंदोलन चलाएंगे, जिसे बनाया गया बिजोलिया मॉडल। और आपने कोरोना काल में भी बिजोलिया मॉडल देखा होगा, बिजोलिया ने भीलवाड़ा मॉडल देखा होगा। बात करें भविष्य की रूपरेखा की, और ये तय किया गया कि आंदोलन को बड़ा रूप देने के लिए अगला महासम्मेलन मात्र कुंडिया में किया जाएगा। तो पहले तुम्हारे क्या पडोली में सम्मेलन होता है, पडोली के बाद में कहा यह तय किया गया कि भविष्य में हम क्या करेंगे, मात्र कुंडिया में एक सम्मेलन करेंगे जिसे महासम्मेलन कहते हैं, ताकि पूरे क्षेत्र के किसान वहां पे आसानी से पहुंच सके। तो होता हमारे क्या मई 1922 में होता मात्र कुंडिया सम्मेलन, जो होते हैं आंदोलन की विजय। तो चित्तौड़गढ़ में अपना मात्र कुंडिया जगह है, उसको धार्मिक महत्व की वजह से, या मात्र कुंडिया की धार्मिक महत्व की वजह से हरिद्वार, राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है।
इसको मातृकुंडिया को। यहाँ पे हमारे चंद्रभागा नदी बहती है और लोग यहाँ पे अस्थि विसर्जन करने भी आते हैं। क्या अस्थि विसर्जन करने भी आते हैं और यहाँ पे हमारे चंद्रभागा नदी बहती है। तो किसानों के महाकुंभ की बात करें तो मई 1922 में यहाँ में हमारे हजारों की संख्या में, क्या 1922 में यहाँ हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए और यह दबाव इतना विशाल हो गया कि मेवाड़ प्रशासन को किसानों के सामने झुकना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि इतने सारे किसान आके यहाँ पे बैठ जाते हैं। फिर मांगों की स्वीकृति की बात करें तो राज्य सरकार ने किसानों की अधिकांश मांगे मान ली और लगान की दरें हैं ये कम कर दी गई और बेगार प्रथा पर रोक लगा दी गई। फिर बात करें अफीम की खेती का मुआवजा। क्यों? क्योंकि हमारे चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में अफीम की खेती की जाती है, तो मेवाड़ क्षेत्र अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध था। अब ब्रिटिश नीतियों की वजह से किसानों को अफीम की खेती में भारी नुकसान होना होता था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने साफ कह रहा था किसान अफीम की खेती कर सकते हैं, लेकिन क्या है उनको अपनी फसल अंग्रेजों को ही बेचनी पड़ेगी। और अंग्रेज क्या है एक फिक्स दाम दिया करते थे इसके लिए, और इससे हमारे क्या किसानों को भारी नुकसान हो रहा था। और इस समझौते की सबसे बड़ी जीत ये थी कि राज्य ने किसानों के अफीम की खेती में हुए नुकसान का मुआवजा देना स्वीकार कर लिया। कि किसान को जो नुकसान हो रहा था वो देना तय किया गया। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष की बात करें तो खालसा क्षेत्र का यह आंदोलन इस बात का प्रमाण है कि 1920 के दशक तक राजस्थान का किसान पूरी तरह से जाग चुका था। जहां हमारे बेगू और बिजोले को दसों संघर्ष करना पड़ा था, वहीं खालसा क्षेत्र के जो किसान थे उन्होंने मजबूत रणनीति मतलब पोडोली में और विशाल संगठन किया हमारे कहा मातृकुंडिया में, उनके दम पे मात्र एक ही साल के भीतर भीतर रियासतों को अपनी मांगे मानने के लिए मजबूर कर दिया। फिर आता हमारा कौन सा? जंगली सुअर की समस्या। जंगली सुअर की समस्या कहाँ है? हमारे अलवर में। अलवर की बात करें तो अलवर किसान आंदोलन हमारा 1921 में होता है। वहां होती है हमारी क्या? जंगली सुअरों की समस्या। तो ये आंदोलन अपने आप में एक अनोखा संघर्ष था जिसका मुख्य कारण क्या था? कोई टैक्स नहीं था, बल्कि क्या थे? जंगली जानवर थे, और वो भी कौन सा? जंगली सुअर। पृष्ठभूमि की बात करें तो अलवर राज्य में सुअर पाले जाते थे। कौन से? जंगली सुअर या पिग्स पालने का शौक था। राजा शिकार के लिए इन्हीं जंगलों में खुला छोड़ देते थे। राजा शिकार के लिए क्या? इन्हीं जंगलों में खुला छोड़ देते थे और फिर शिकार किया करते थे। समस्या क्या थी? ये जंगली सुअर के किसानों की खड़ी फसलों को पूरी तरह से नष्ट कर देते थे। और विडंबना ये थी कि राज्य के कानून के हिसाब से किसानों को इन सुअरों को मारने या भगाने पर सख्त प्रतिबंध था। सुअर क्या किसी भी फसल में किसी भी खेत में आ जा सकते थे और वहीं पे पाले जाते थे, और क्या उनको मारने पे या फिर भगाने पे सख्त प्रतिबंध था। परिणाम क्या निकला? 1921 में किसानों का धैर्य जवाब दे बैठा और उन्होंने संगठित होकर राज्य के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। दबाव में आके अंत में हमारे अलवर सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा और किसानों को अपनी फसल बचाने के लिए जंगली सूअरों को मारने की अनुमति दे दी। और इसी के साथ ये आंदोलन सफल होकर समाप्त होता है। फिर होता है हमारे कौन सा? नीमूचना किसान आंदोलन और हत्याकांड की बात करें। या नीमूचना किसान आंदोलन और हत्याकांड की बात करें तो राजस्थान के इतिहास का सबसे दर्दनाक और रक्त रंजित अध्याय है जिसकी गूंज पूरे राजस्थान या पूरे भारत में सुनाई देती है। बात करें आंदोलन के मुख्य कारण। क्या आंदोलन के मुख्य कारण की बात करें तो हमारे जो नीमूचना हत्याकांड हुआ था उसके पीछे की पृष्ठभूमि की बात करते हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ, कारणों की बात करें तो कर में भारी वृद्धि की गई। 1924 में अलवर के महाराजा जो जय सिंह थे उन्होंने वो नई भू राजस्व नीति लागू की। अलवर के जो महाराजा थे जय सिंह, उन्होंने क्या नई भू राजस्व नीति लागू की, जिसके तहत राजपूत और ब्राह्मण किसानों पर करों में 40% की भारी वृद्धि कर दी गई। जैसे हम देख सकते हैं राजपूत और ब्राह्मण पहले टैक्स नहीं दिया करते थे, लेकिन जो हमारे महाराजा जयसिंह थे उन्होंने नई भू राजस्व नीति जारी की और उसके तहत हमारे ब्राह्मण और राजपूत उन किसानों पर भी टैक्स लगा दिया है, और वो भी 40% की भारी वृद्धि करके 1924 में। माफी भूमि की जब्ती कर ली गई। पहले ब्राह्मणों और राजपूतों को जो माफी भूमि दी जाती थी मतलब कर मुक्त जमीन मिली हुई थी, उसे राज्य के द्वारा जब्त कर लिया गया कि अब उन्हें बिना टैक्स की कोई भूमि नहीं मिलेगी। नेतृत्व की बात करें तो इस आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से राजपूत किसानों माधो सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह, गोविंद सिंह ने बानसूर और थानागाजी क्षेत्र मतलब नीमूचना गांव में किया, और अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा ने इसका समर्थन किया। और किसानों ने अपनी मांगों को लेकर पुकार नामक एक पर्चा भी छपवाया था। कौन सा? पुकार नामक एक पर्चा भी छपवाया। तो ये तो हमारे एक कारण है निमुचना हत्याकांड से पहले के। अब वो था हमारा कौन सा? निमुचना हत्याकांड। निमुचना हत्याकांड की बात करें 14 मई 1925 को निमुचना हत्याकांड होता है। तो सारे के सारे हमारे किसान मतलब ब्राह्मण और राजपूत किसान इकट्ठा होते हैं, और ये किसान अपनी मांगों पर चर्चा करने के लिए अलवर के निमुचना गांव में शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हुए, और लगभग ज्यादा नहीं थे 800 किसान। महाराजा जयसिंह के आदेश महाराजा जयसिंह के आदेश पर पुलिस कमांडर थे छज्जू सिंह, जैसे अक्सर राजस्थान का जंगल रैली कहते हैं। तो इसने सभा को चारों तरफ से घेर लिया और जो निहत्थे किसान थे
नीचे किसानों पर जो हमारे राजपूत और ब्राह्मण किसान थे, तो इन किसानों पर अंधाधुंध मशीनों से फायरिंग कर इससे अंधाधुंध मशीन गनों से फायरिंग कर दी और गाँव में आग लगा दी। क्या गाँव में आग लगा दी और इस जघन्य हत्याकांड में लगभग 156 किसान शहीद हो जाते हैं। फिर पूरे देश में इस बात पे क्या प्रतिक्रिया हुई? प्रतिक्रिया की बात करें तो यह घटना इतनी भयानक थी कि पूरे देश के अखबारों में इसकी कड़ी निंदा की गई थी। महात्मा गांधी की बात करें तो उन्होंने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज्यादा विभत्स बताया और इसे दोहरी दारशाही की संज्ञा दी थी। दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। बात करें मैं रियासत समाचार पत्र दिल्ली की, दिल्ली से जो छपता था रियासत समाचार पत्र, तो इस अखबार ने इसकी सीधी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से कर दी थी। तरुण राजस्थान की बात करें अजमेर के, तो इस साप्ताहिक समाचार पत्र ने 31 मई 1925 को इस नरसंहार की सचित्र मतलब फोटोग्राफिक रिपोर्टिंग की थी, जिससे हमारे देश भर में आक्रोश फैल गया था। ये तो हमारी राष्ट्रीय प्रतिक्रिया थी। अब होता हमारा कौन सा मेव किसान आंदोलन। कौन सा मेव किसान आंदोलन की बात करिए, हमारे 1932 से 1935 तक चला था। तो ये आंदोलन अलवर के जो मेवात क्षेत्र, जो किशनगढ़, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, तिजारा, इसमें जो हमारे मेव मुस्लिम किसान थे उनके द्वारा शुरू किया गया था। कारणों की बात करें तो इसका प्रारंभिक कारण क्या था? तो शुरुआत में एक आंदोलन आर्थिक था, पैसों की वजह से आंदोलन शुरू हुआ था। किसान अधिक भू राजस्व और जंगली सुअरों की समस्या से परेशान थे। सांप्रदायिक मोड़ की बात करें तो धीरे धीरे ये आंदोलन अपने मूल रास्ते से भटक गया और इसने इसे धार्मिक रूप ले लिया। कैसे क्या धार्मिक रूप दे दिया गया? किसानों ने ये मांग रखी कि मस्जिदों से सरकारी नियंत्रण हटे और उर्दू भाषा को बढ़ावा मिले। जब मस्जिदों से क्या सरकारी नियंत्रण हटे और उर्दू भाषा को बढ़ावा मिले और सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का आरक्षण संख्या बढ़ाई जाए। क्या हमारे सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का आरक्षण और संख्या बढ़ाई जाए। प्रमुख नेता की बात करें तो हमारे इसके नेता थे यासीन खान गुड़गांव से, सैयद भीख नारंग, मोहम्मद अली और मोहम्मद हादी। तो ये हमारे प्रमुख नेता थे मेव किसान आंदोलन के। बात करें समर्थक संस्थाओं की तो दो समर्थक संस्थाएं थी। एक तो अंजुमन खादिम उल इस्लाम, कौन सी? अंजुमन खादिम उल इस्लाम। और एक संस्था थी जमीयत ए तबलीग उल इस्लाम। तो जैसे संगठनों ने इसे हवा दी मतलब इसे सहयोग दिया। परिणाम क्या निकला? महाराजा जय सिंह ने समस्या सुलझाने के लिए एक जांच आयोग का गठन किया। जांच आयोग की बात करें जिसमें सदस्य कौन थे? दुर्जत सिंह, गणेशी लाल और गजनाफर अली। हमारे तीन जो सदस्य थे किसके? इस जांच आयोग के। लेकिन यासीन खान के भड़काने पे, क्यों? क्योंकि यासीन खान ने इस भड़काया और भड़काने पे किसानों ने इस जो जांच आयोग था इसका बहिष्कार कर दिया। अंततः क्या हुआ? अंततः हमारे तिजारा में एक भयानक सांप्रदायिक दंगा भड़क जाता है, जिसकी वजह से किस ब्रिटिश सरकार ने हस्तक्षेप किया और महाराजा जय सिंह को फटकार लगाई और फटकार लगा के उन्हें उनके पद से हटा करके यूरोप भगा दिया और कहा कि तुम वहीं जाके ऐश करो, तुम्हारी बस की नहीं है राज संभालने की। तो महाराजा जय सिंह वहां से छोड़ के भग जाते कहाँ? अलवर। छोड़ के कहाँ चले जाते हैं? ब्रिटेन, यूरोप में। फिर आता है कौन सा? भरतपुर किसान आंदोलन जो 1931 में होता है। तो भरतपुर राज्य में किसानों का संघर्ष मुख्य रूप से नई जो भूमि बंदोबस्त नीतियां थी और जो बढ़े हुए कर थे उनके खिलाफ था। बात करें क्या होता भरतपुर किसान आंदोलन में, तो 1931 में भरतपुर में नए बंदोबस्त के तहत राजस्व बढ़ा दिया गया था और इसके विरोध में 1931 में जो हमारे लंबरदार बोस थे उनके नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया और किसानों खरीफ की फसल का लगान साफ साफ देने से मना कर दिया कि भैया हम खरीफ की फसल का लगान नहीं दे पाएंगे, आप इसे याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे लंबरदार भोज थे 1931 में उन्होंने इसका नेतृत्व संभाला और उन्होंने कहा कि टैक्स मत देना, तो किसान भी मान गए कि चलो हम टैक्स नहीं देंगे। क्या परिणाम निकला? तो यद्यपि राज्य सरकार मतलब अंग्रेजी प्रशासन का अधीन था राज्य सरकार, तो राज्य सरकार ने इस आंदोलन को बलपूर्वक कुचल दिया और लंबरदार भोज को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसने भरतपुर क्षेत्र में किसानों के बीच एक नई राजनीतिक चेतना को जन्म दिया। जब इतने सारे जो किसान आंदोलन हो रहे हैं तो बूंदी कैसे पीछे रहेगा? तो बूंदी किसान आंदोलन शुरू होता है। तो बूंदी किसान आंदोलन जिसे उसके भौगोलिक क्षेत्र का बरड किसान आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र को बरड कहते हैं जहाँ पे ये आंदोलन शुरू हुआ था। राजस्थान के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उग्र संघर्ष था और ये आंदोलन मुख्य रूप से बूंदी राज्य के बरड क्षेत्र में जहाँ पर हमारे गुजर मीणा जाति के लोग रहते थे। तो गुजर और मीणा जाति के जो किसान है उनके द्वारा सामंती शोषण, भ्रष्टाचार और भारी करों के खिलाफ शुरू किया गया आंदोलन था। बात करें आंदोलन की तो आंदोलन के क्या क्या कारण थे? कारणों की बात करें तो बूंदी रियासत में किसानों की हालत बहुत ज्यादा दयनीय थी और वो मुख्य रूप से हमारे बहुत सारी समस्याओं से ग्रस्त थे। जैसे अत्यधिक लागबाग, अत्यधिक कर की बात करें जिसे लागबाग कहते हैं, तो किसानों से 25 प्रकार के अलग अलग तरह के टैक्स लिए जाते थे। युद्ध कर और चराई कर की बात करें तो किसानों ने, रियासत ने किसानों पर युद्ध कर वॉर टैक्स भी थोप दिया था।
मतलब बहुत सारे टैक्स थे, उनके साथ-साथ एक कर, युद्ध कर, वो भी ठोक ठोक दिया था। साथ ही साथ पशुओं को चराने के लिए चराई कर देना पड़ता था, जैसे टैक्स कहीं नहीं थे, लेकिन हमारे बूंदी रियासत में इस तरह के टैक्स भी थे। जिससे हमारे पशुपालक किसान, जो गुर्जर समुदाय के लोग थे, ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे कि भई इसका भी टैक्स देना पड़ेगा क्या? तो भ्रष्टाचार और बेकार की बात करें तो राज्य के कर्मचारियों का भ्रष्टाचार चरम पे था। मतलब बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे थे, किसानों के से बिना मजदूरी किए जबरन काम या बेकार करवाया जाता था। लाटाकुंता व्यवस्था की बात करें तो बिजोले की तरह ही यहाँ भी फसल का मनमाना अनुमान लगा करके भारी भू राजस्व वसूला जाता। बात करें बूंदी किसान आंदोलन के संगठन और आंदोलन की शुरुआत की 1920 से 1922 तक, तो उसकी बात करें तो बिजोले किसान आंदोलन की सफलता और चेतना का प्रभाव बूंदी में भी पड़ा था, क्योंकि बूंदी में हमारे बिजोले के पास ही था। तो वहाँ पे भी किसानों ने संगठित होना शुरू किया और क्या बनाए, जैसे हमारे ऊपरवाल पंचायत पंच बोर्ड बनाई थी, उसी प्रकार हमारे बूंदी में डाबी किसान पंचायत बनाई गई 1920 में। तो बिजोले के प्रसिद्ध नेता थे हमारे साधु सीताराम दास। उनके प्रयासों से, क्योंकि बिजोले के जो हमारे साधु सीताराम दास है, बूंदी आते हैं और बूंदी आने के बाद क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे यहाँ पे भी एक संगठन बनना चाहिए। संगठन का नाम है हमारे डाबी किसान पंचायत। तो साधु सीताराम दास के प्रयासों से 1920 में डाबी गांव में डाबी किसान पंचायत की शुरुआत होती है, स्थापना होती है। और इसका पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया? हरला भड़क को। भड़क गया इसलिए उसे अध्यक्ष बना दिया, तो हरला भड़क हमारे पहले अध्यक्ष बनते हैं इसके। बात करें आंदोलन के बिगुल की, आंदोलन किस तरह से शुरू होता है, तो 1922 में। 1922 में ये जो आंदोलन है ये उग्र रूप ले लेता है। किसानों ने सीधे सीधे सत्ता को चुनौती देना शुरू कर दिया कि भैया या तो आर या पार, या तू या मैं। तो इस तरह से चुनौती देना शुरू कर दिया और सरकारी अदालतों का बहिष्कार कर दिया कि हम किसी भी कोर्ट में नहीं जाएंगे। और रियासत के जो सार्वजनिक चारागाह थे उन पर भी अपना अधिकार कर लिया कि हम पशुओं को भी चराएंगे और किसी भी तरह का टैक्स नहीं देंगे। उसके बाद बरड, बरुंगन, गरदड़ा जैसे गांव थे, उनमें भी हमारे किसान पंचायतों का गठन किया गया। बात करें आंदोलन की, आंदोलन किस तरह से होता है और उसकी कौन कौन सी घटनाएं हैं। इस आंदोलन के घटनाक्रम की बात करें तो उसे कुछ चरणों में देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हो जाती है हमारी कौन सी, डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड की बात करें 2 अप्रैल 1923 को हमारी ये हत्याकांड होता है। तो बूंदी के डाबी गांव में किसान क्या शांतिपूर्ण तरीके से एक विशाल जनसभा कर रहे थे। तभी हमारे क्या होता है, बूंदी रियासत के पूर्व पुलिस आते हैं अधीक्षक कौन, इकराम हुसैन। इकराम हुसैन कहते हैं कि भैया तुम शांतिपूर्ण से कर रहे हो, लेकिन मुझे ये शांति पसंद नहीं है। और उन्होंने क्या किया, निहत्थे किसानों पर गोलियां चलवा दी। और इस दर्दनाक घटना में 2 महान किसान नेता नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो जाते हैं। और शहादत के समय क्या, नानक जी भील क्या मंच पे झंडा गीत गा रहे थे। आप इसे याद रखें कौन, नानक जी भील क्या कर रहे थे, मंच पर झंडा गीत गा रहे थे। फिर बात करें इसके नेतृत्व और अर्जी गीत की, 1923 के बाद से ये नेतृत्व किसने संभाला। तो डाबी हत्याकांड के बाद पूरे राजपूताना में शोक की लहर दौड़ पड़ती है कि भैया हमें आंदोलन करना है या नहीं। तो महान स्वतंत्रता सेनानी माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी भील की याद में अर्जी नामक एक अत्यंत भावुक क्रांतिकारी गीत लिखा। किसने, माणिक्यलाल वर्मा ने। नानक जी भील जो हमारे शहीद हो जाते हैं उनकी याद में अर्जी नामक एक अत्यंत भावुक और क्रांतिकारी गीत लिखा, जिसने किसानों में एक नया जोश भर दिया। और इस दौरान हमारे आंदोलन का मुख्य नेतृत्व किसके, मुख्य नेतृत्व हमारे राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य कौन थे, हमारे पंडित नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार, इन्होंने किया। और इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी भी बहुत सराहनीय रही। बात करें आंदोलन के पहले चरण की समाप्ति की, आंदोलन के पहले चरण की समाप्ति की बात करें तो 1927 में। तो 1927 में जब विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी के बीच मतभेद हो जाता है। और इस मतभेद के कारण, क्योंकि रामनारायण चौधरी कहते हैं विजय सिंह पथिक को, तुम बोलो कहीं के 30 मार का तो नहीं हो, तुमने बिजोलिया के अंदर जो जमीनें बिकवाई थी वो जमीनें मतलब टैक्स की वजह से हमने देख लिया था, टैक्स नहीं देने की बात कही। और हमारे विजय सिंह पति के कहने पे किसानों ने जागीरदार को, हमारे केसरी सिंह को क्या जमीनें वापस दे दी थी, और केसरी सिंह अपने पास वो रख लेते हैं, जमीनें थी वो अपने पास रख लेते और वापस नहीं देते। तो इस वजह से रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक दोनों में मतभेद हो जाता है। और इस मतभेद की वजह से राजस्थान सेवा संघ बंद हो गया। तो हमारे बूंदी किसान आंदोलन को बाहर से मिलने वाला जो राजनीतिक और रणनीतिक समर्थन था वो भी टूट गया। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये आंदोलन धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो ये तो पहला चरण खत्म होता है। दूसरे चरण की बात करें जो हमारे हिंडोली सम्मेलन हुआ था 5 अक्टूबर 1936 को। तो 1936 में गुर्जर और मीणा किसानों ने, क्या 1936 में गुर्जर और मीणा किसानों ने आंदोलन को फिर से जीवित किया। और 5 अक्टूबर 1936 को बूंदी के हिंडोली गांव में, क्या 5 अक्टूबर 1936 को बूंदी के हिंडोली गांव में स्थित बुडेश्वर महादेव मंदिर है, जो हिंडोली गांव में स्थित बुडेश्वर महादेव मंदिर, जो भगवान शिव का मंदिर है, उसमें एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया।
और इसमें 500 से अधिक किसानों ने भाग लिया। क्या इसमें 500 से अधिक किसानों ने भाग लिया। और इस दूसरे चरण की सबसे खास बात ये थी कि इसमें सिर्फ करों का विरोध नहीं किया, बल्कि हमारे समाज सुधार जैसे मृत्यु वंश को बंद करना, नशा मुक्ति करना, इन पे भी जोर दिया गया। तो बूंदी किसान आंदोलन हो गया। आंदोलन के निष्कर्ष की बात करें तो 1936 के बाद ये आंदोलन मुख्य रूप से समाज सुधारों और प्रजामंडल के कार्यों में विलीन हो गया। 1936 के बाद क्या होता है, ये आंदोलन मुख्य रूप से हमारे समाज सुधार के कार्य और प्रजामंडल के जो कार्य थे उसमें विलीन हो जाता है। और बाद में हमारे माणिकलाल वर्मा ने इसका नेतृत्व किया। और अंततः क्या 1943 के आसपास राज्य सरकार के द्वारा, क्या 1943 के आसपास राज्य सरकार के द्वारा किसानों की कुछ रियायतें मान ली गई। क्या कुछ रियायतें मान ली गई और बदलते राजनीतिक परिवेश मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव की वजह से यह आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और बूंदी का यह आंदोलन राजपुताना के उन गिने चुने आंदोलनों में से एक था जहाँ किसानों ने सीधे तौर पर राज्य की संपत्तियां मतलब चरागाहों पर अधिकार करके ब्रिटिश और रियासती सत्ता को चुनौती दी थी। आगे हम बात करेंगे मारवाड़ किसान आंदोलन की जो 1923 में होता है। तो मारवाड़ किसान आंदोलन की बात करें तो मारवाड़ मतलब जोधपुर राजपुताना की सबसे बड़ी रियासत थी। मेवाड़ की तरह यहाँ पे हमारी जमींदारी जो व्यवस्था थी बहुत ही ज्यादा कठोर थी। और किसान के भारी कर मतलब लगान मनमानी जो लागबाग और बेगार मतलब बिना मजदूरी के काम से बुरी तरह से शोषित हो रहे थे। मारवाड़ का किसान आंदोलन मुख्य रूप से राजनीतिक चेतना और प्रजामंडल मतलब लोक परिषद के संघर्ष के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। बात करें मारवाड़ किसान आंदोलन की शुरुआत की और मारवाड़ हितकानी सभा की बात करें तब मारवाड़ में किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का श्रेय किसे जाता है, मुख्य रूप से हमारे जयनारायण व्यास को जाता है। संगठन की बात करें तो 1923 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ हितकानी सभा का पुनर्गठन किया। किसका, मारवाड़ हितकानी सभा का पुनर्गठन किया, जो मूल रूप से इसकी स्थापना 1918 में चांदवल सुराणा ने की थी। इसकी मारवाड़ हितकानी सभा की मूल रूप से स्थापना चांदवल सुराणा ने 1918 में की थी। बात करें इसका पुनर्गठन किसने किया, हमारे जयनारायण व्यास ने। उद्देश्य क्या था, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य किसानों को सामंतों के शोषण, अत्यधिक करों, बेगार प्रथा और मादा पशुओं को राज्य से बाहर निर्यात के खिलाफ संगठित करना था। किसका, हमारे अत्यधिक कर, बेगार प्रथा, शोषण और मादा पशुओं के राज्य से बाहर निर्यात के खिलाफ संगठित करना था। प्रयास और साहित्य की बात करें कि प्रयास और साहित्य की बात करें तो व्यास जी ने अपने समाचार पत्र तरुण राजस्थान के माध्यम से मारवाड़ के किसानों को की जो दयनीय स्थिति है उसको पूरे देश के सामने रखा। और उन्होंने पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था जैसी छोटी छोटी पुस्तिकाएं छपवाई, जिसमें उन्होंने रियासत के कुशासन की बड़ी आलोचना की थी। तो ये हमारा थोड़ा-सा मिक्स हो गया, जो हमारा प्रजामंडल आंदोलन है, उसकी थोड़ी-सी बातें। लेकिन थोड़ी-सी बातें सेम-सेम ही चलती, क्यों? किसान आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन अलग-अलग नहीं चल रहे थे। प्रतिबंध की बात करें 1923 में, तो किसानों की बढ़ती इस राजनीतिक चेतना से घबरा के हमारे जोधपुर रियासत ने 1923 में मारवाड़ हितकानी सभा को अवैध मतलब इल्लीगल घोषित कर दिया और किसानों पर कई पाबंदियां लगा दी। फिर बढ़ती है हमारी कौन? मारवाड़ लोक परिषद। ये मारवाड़ हितकानी सभा बंद हो गई, तो नई सभा बनती है मारवाड़ लोक परिषद 1939 में। तो इसका गठन होता है। तो 1938-39 के दौरान राजस्थान भर में प्रजामंडलों की स्थापना हो रही थी। पूरे के पूरे राजस्थान में हमारे क्या प्रजामंडल जो संघ थे उनकी स्थापना हो रही थी। जोधपुर में भी मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हो चुकी थी। जोधपुर में भी हमारे क्या मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हो चुकी थी। लोक परिषद ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि उनका संघर्ष सिर्फ रियासत मतलब राजा से नहीं, बल्कि किसानों का खून चूसने वाले जागीरदारों से भी है। मतलब किससे, राजा से ही नहीं, बल्कि हमारे क्या जो जागीरदार है उनसे भी हमारा संघर्ष है। इस संस्था ने किसानों की लड़ाई को एक मजबूत राजनीतिक मंच प्रदान किया। और हमारे लोक परिषद जो कार्यकर्ता थे उन्होंने गांव गांव जाके किसानों को जागीरदारों को गैर कानूनी कर मतलब लागबाग नहीं देने के लिए प्रेरित किया। फिर भूमि सुधार के प्रयास की बात करें 1943 में हमारे भूमि सुधार के प्रयास किए जाते हैं, उनकी बात करें तो किसानों के लगातार बढ़ते दबाव और लोक परिषद के संघर्ष की वजह से किसानों के लगातार बढ़ते दबाव और लोक परिषद के संघर्ष के कारण प्रशासन को कुछ कदम उठाने पड़े। जैसे हमारा अप्रैल 1943 में छोटू राम चौधरी की अध्यक्षता में, किसके, सर छोटू राम चौधरी की अध्यक्षता में एक समिति ने जागीरों के निपटान और लगान की दरें निश्चित करने की अपील की। तो आप इसे याद रखेंगे, अप्रैल 1943 में छोटू राम चौधरी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और उस समिति ने जागीरों के निपटारे और लगान की जो दरें थी उनको निश्चित करने की अपील की। जोधपुर के उस समय के महाराजा ने कुछ भूमि सुधार और सेटलमेंट का आदेश दिया। क्या में जोधपुर के उस समय के जो महाराजा थे उन्होंने कुछ भूमि सुधारों और सेटलमेंट का आदेश दिया। लेकिन घमंडी जागीरदारों ने, क्या घमंडी जागीरदार थे, उन जागीरदारों ने अपनी सत्ता छीनती हुई देखी कि ऐसा लगा कि उनकी सत्ता छीनी जा रही है।
तो चिंती देख करके इन आदेशों को लागू करने से साफ-साफ मना कर दिया कि हम इन आदेशों को नहीं मानेंगे और किसानों पे अत्याचार और भी ज़्यादा तेज कर दिए मतलब ज़्यादा अत्याचार करने लगे। ऐतिहासिक हमारा डाबडा कांड हो जाता है इसी दौरान। 13 मार्च 1947 को डाबडा कांड हो जाता है। तो मारवाड़ किसान आंदोलन का सबसे काला और विभत्स दिन डाबडा कांड के रूप में जाना जाता है, जिसने क्या पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। बात करें सम्मेलन की योजना की, सम्मेलन की योजना की बात करें तो 1947 में, मार्च 1947 में जोधपुर किसान के डीडवाना परगने जो वर्तमान नागौर में पड़ता है, तो वहां के डाबड़ा गांव में क्या नागौर जिले के डीडवाना परगने के डाबड़ा गांव में मारवाड़ लोक परिषद और किसान सभा का एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। क्या मारवाड़ किसान आंदोलन, क्या हमारे किसान सभा और हमारे मारवाड़ लोक परिषद है, इनका एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। जिसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य किसानों को जागीरदारों के खिलाफ एकजुट करना था। आप इसे याद रखेंगे, इसका उद्देश्य क्या था? हमारे किसानों को जागीरदारों के खिलाफ इकट्ठा करना था। तब मार्च 1947 में फिर क्या होता है? हमारे क्रूर हमला, जागीरदार का क्रूर हमला होता है 13 मार्च 1947 को। तो 13 मार्च 1947 को क्या होता है? ये सम्मेलन हमारे डाबडा गांव के एक प्रमुख किसान मोतीलाल चौधरी के घर पे आयोजित किया गया था और इस बैठक का नेतृत्व हमारे मथुरा दास माथुर, द्वारका दास पुरोहित और छगनलाल चौपासनी वाला जैसे बड़े नेता कर रहे थे और सभी हमारे स्थानीय जागीरदारों ने अपने हथियारबंद जो गुंडे थे उन गुंडों के साथ शांतिपूर्ण सभा पे अचानक से हमला कर दिया। अब हमला होता है तो बर्बरता भी होती है और किसी न किसी को तो शहादत देनी ही पड़ती है। तो हमलावरों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने मोतीलाल चौधरी की वृद्ध माता के पैर काट दिए, उनके पिता और भाई की हत्या कर दी और इस अमानवीय हमले में लगभग 12 से 13 किसान शहीद हो जाते हैं, जिसमें रुग्गाराम, चुन्नीलाल, रामूराम, पन्नाराम जैसे जो महत्वपूर्ण किसान नेता थे वो भी शहीद हो जाते हैं। मथुरादास माथुर से कई बड़े नेता गंभीर रूप से घायल हुए थे। बात करें इसकी राष्ट्रीय प्रभाव की, तो डाबडा की इस बर्बर घटना की पूरी देश में निंदा की जाती है। वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने इसकी घोर आलोचना की और इस शहादत ने हमारे मारवाड़ में जागीरदारी प्रथा की जड़ें हिला दी थी और स्वतंत्रता के बाद जागीरदारी उन्मूलन का रास्ता साफ कर दिया था कि हमारे आजादी के बाद जागीरदारी प्रथा बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी। ये साफ साफ कर दिया गया था। इसके बाद आता हमारा कौन सा? शेखावटी किसान आंदोलन। कौन सा? शेखावटी किसान आंदोलन की बात करें तो शेखावटी क्षेत्र में हमारे सीकर और झुंझुनू का क्षेत्र आता है। तो यहाँ के किसान हमारे आंदोलन, यहाँ के किसान आंदोलन राजस्थान के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमारे मेवाड़ और मारवाड़ में आंदोलन मुख्यतः सामंतों के शोषण तक सीमित थे। ये मेवाड़ और मारवाड़ में तो क्या आंदोलन मुख्यतः हमारे सामंतों के शोषण तक सीमित थे। वहीं शेखावटी का जो आंदोलन है, या शेखावटी का आंदोलन जाट किसानों की जो सामाजिक अस्मिता, महिला सशक्तिकरण और अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है, मतलब लंदन लंदन तक गुजरने वाले संघर्षों में से जाना जाता है। शेखावटी मूलतः जयपुर रियासत के अधीन ठिकाना था, लेकिन यहाँ के ठिकाने जैसे हमारे सीकर और झुंझुनू के पंचपाने अर्ध स्वतंत्र रूप से काम किया करते थे। बात करें शेखावटी किसान आंदोलन की शुरुआत और विस्तार की, तो सीकर किसान विद्रोह होता है। तो सीकर के सामंत थे कल्याण सिंह। सीकर के सामंत थे कल्याण सिंह, उन्होंने किसानों पर अचानक करों में भारी वृद्धि कर दी थी और यहाँ तक कि उन्होंने लगान की दर 25% बढ़ा के कितनी 50% कर दी, डबल कर दी थी, जिसके विरोध में शेखावटी के किसान जाट किसानों ने आंदोलन का बिल्कुल बजा दिया। अंतर्राष्ट्रीय गूंज की बात करें तो राजस्थान का संभवतः ऐसा पहला ऐसा आंदोलन था जिसकी चर्चा लंदन के अखबार डेली हेराल्ड में हुई थी और ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसद पैट्रिक लॉरेंस ने इस मुद्दे को उठाया था। आपसे याद रखें कौन सा? शेखावटी किसान आंदोलन। जाट प्रजापति महायज्ञ की बात करें तो किसानों को धार्मिक और सामाजिक रूप से इकट्ठा करने के लिए 1934 में या हमारे किसानों को धार्मिक और सामाजिक रूप से एकजुट करने के लिए भरतपुर से आए ठाकुर देशराज ने सीकर के पथलाना में क्या सीकर के पलथाना में जाट क्षेत्रीय सभा 1931 की बैठक बुलाई और 20 जनवरी 1934 को जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया। किसने? ठाकुर देशराज ने। फिर ऐतिहासिक हत्याकांड और घटनाक्रम की बात करें तो शेखावटी के इतिहास में सामंतों और ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा क्या शेखावटी के इतिहास में सामंतों और ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा किसानों पर किए गए जो अत्याचार है उनकी 3 प्रमुख घटनाएं दर्ज हुई थी। कौन कौन सी घटनाएं थी? पहली घटना आती हमारी कौन सी? जयपुर की जयसिंहपुरा कांड झुंझुनू का। कौन सा? जयसिंहपुरा कांड जो हमारे झुंझुनू में है, वो पहला कांड होता है। ये हमारे 21 जून 1934 को होता है। झुंझुनू के जयसिंहपुरा गांव में किसान शांति से अपने खेतों में काम कर रहे थे। ये तो कोई हमारे सभा भी नहीं कर रहे थे, बल्कि हमारे किसान क्या शांति से अपने खेतों में काम कर रहे थे। तभी ढूंढलोत के जागीरदार के भाई ईश्वर सिंह ने निहत्थे किसानों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। बात करें इसके महत्व की, तो राजस्थान के इतिहास का पहला ऐसा हत्याकांड था
क्या राजस्थान के इतिहास का पहला ऐसा हत्याकांड था जिसमें किसी हत्यारे मतलब ईश्वर सिंह को सजा मिली है और उसे जेल भेजा गया। इससे किसानों का मनोबल बढ़ जाता है कि भैया कोई अन्याय करेगा तो उसे जेल भी होगी। दूसरा होता है हमारे कौन सा कटरातल महिला सम्मेलन सीकर के अंदर 25 अप्रैल 1934 को। सिंहोट के शासक थे हमारे कौन, मान सिंह। उन्होंने सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ बहुत बुरा दुर्व्यवहार किया, जिसके विरोध में सीकर के कटरातल गांव में किशोरी देवी जो हमारे सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी, उनकी अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे, हमारे कटरातल में सीकर के। महत्व क्या है इसका, इस सम्मेलन में हमारे 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया, जो उस जमाने में महिला सशक्तिकरण और जागरूकता का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण था। और इसकी मुख्य वक्ता कौन थी, मतलब स्पोक्स पर्सन कौन थी, उत्तमा देवी। आप इसे याद रखेंगे। तो कटरातल महिला सम्मेलन हुआ था 25 अप्रैल 1934 को। फिर होता है हमारा कुदन हत्याकांड सीकर का 25 अप्रैल 1935 को। तो सीकर में बढ़ते तनाव को रोकने के लिए जयपुर सरकार ने कैप्टन वेब को नियुक्त किया था। किसको, कैप्टन वेब को नियुक्त किया था हमारे सीकर में तनाव को रोकने के लिए। कुदन गांव में एक महिला धापी देवी के आह्वान पर, या कुदन गांव में एक महिला धापी देवी के आह्वान पर किसानों ने कैप्टन वेब को कर देने से साफ साफ मना कर दिया कि हम कोई टैक्स नहीं देंगे। क्रोधित होकर कैप्टन वेब ने भी हमारे किसानों पर गोलियां चलवा दी, जिससे हमारे चेतराम, टीकूराम, तुलसीराम और आशाराम, ये हमारे किसान शहीद हो जाते हैं। बात करें इसके महत्व की, तो इस हत्याकांड की गूंज फिर से हमारे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सुनाई दी, जिससे हमारे ब्रिटिश सरकार की भारी फजीयत होती है। फिर बात करें जकात आंदोलन और प्रमुख नेता की, तो शेखावटी आंदोलन केवल लगान तक सीमित नहीं था। राज्य में हमारे खाद्यान्न मतलब अनाज की खरीद बिक्री पर जकात नामक एक नया कर लगाया गया था। नरोत्तम जोशी के नेतृत्व में किसानों ने इस जकात कर के खिलाफ एक बहुत मजबूत आंदोलन चलाया, जिसे शेखावटी जकात आंदोलन कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि नरोत्तम लाल जोशी बाद में हमारे स्वतंत्र राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने। तो हमारे इन्हीं के नेतृत्व में किसान ने इस जकात कर के खिलाफ एक मजबूत आंदोलन चलाया था, जिसे शेखावटी जकात आंदोलन कहते हैं। अन्य प्रमुख नेताओं की बात करें तो रामनारायण चौधरी, सरदार हरलाल सिंह, मास्टर चंद्रभान और पन्ने सिंह इनके अन्य प्रमुख नेता थे। फिर राजनीतिक चेतना और अमर सेवा समिति की बात करें तो शेखावटी में सिर्फ किसानों का ही नहीं बल्कि आम जनता में राजनीतिक चेतन राजनीतिक चेतना जगाने का श्रेय अमर सेवा समिति को जाता है। आप इसे याद रखेंगे, शेखावटी में सिर्फ किसानों को ही का ही नहीं बल्कि आम जनता में भी जो राजनीतिक चेतना है उसको जगाने का श्रेय किसको जाता है, अमर सेवा समिति को। और इसकी स्थापना किसने की थी, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने। तो अमर सेवा समिति की स्थापना किसने की, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने। और उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। और उन्हें इन्हीं निस्वार्थ कार्यों के लिए आदर से चिड़ावा का गांधी कहते हैं। क्या, इन्हीं इन्हीं निस्वार्थ कार्य की वजह से इन्हें चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। बात करें आंदोलन की समाप्ति की, तो सालों के कड़े संघर्ष और प्रजामंडलों की सक्रियता के बाद अंततः 1946 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से किसानों और रियासत के बीच में एक स्थायी समझौता होता है और जागीरदारी व्यवस्था के खात्मे की शुरुआत हो जाती है। अब आता है हमारा कौन सा, बीकानेर किसान आंदोलन। कौन सा, बीकानेर किसान आंदोलन की बात करें 1946 के। तो बीकानेर रियासत में किसानों का संघर्ष मुख्य रूप से अकाल के समय जो भारी टैक्स या कर, बेगार प्रथा और जमींदारों के निर्मम अत्याचारों के खिलाफ था। किसके खिलाफ, जमींदारों के निर्मम अत्याचार, बेकार प्रथा और भारी कर, इनके खिलाफ था। और इसे इतिहास में विशेष रूप से दुधवा खरा किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किसे, दुधवा खरा किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है बीकानेर किसान आंदोलन को। आप इसे याद रखेंगे। फिर दुधवा खरा किसान आंदोलन की बात करें और इसकी शुरुआत की बात करें और नेतृत्व की, तुर्किस्तान की, तो ये आंदोलन मुख्य रूप से हमारे उस समय के बीकानेर रियासत जो वर्तमान चूरू जिले में, वहाँ के दुधवा खरा गांव में शुरू हुआ था। वहाँ के दुधवा खरा गांव से शुरुआत चूरू की। कारण क्या था, जमींदारों के द्वारा अकाल पड़ने पर भी किसानों का क्रूरता से शोषण करना और भारी कर वसूलना इसका कारण था, और उनकी जो पुश्तैनी जमीनें थी वो छीन लेना। नेतृत्व की बात करें तो इस आंदोलन को दिशा देने वाले जो प्रमुख नेता थे कौन थे, कुंभाराम आर्य, वैद्य मघाराम, रघुवर दयाल गोयल और हमारे जो हनुमान सिंह बुढ़ानिया। तो ये हमारे के प्रमुख नेता थे इस आंदोलन को दिशा देने वाले। खास बात देखें तो हमारे किसान नेता हनुमान सिंह बुढ़ानिया ने महाराजा शार्दुल सिंह के अत्याचारों के खिलाफ जेल में 65 दिनों की लंबी भूख हड़ताल की थी, जिससे बीकानेर प्रशासन की नींव ही हिल गई थी। इस हमारे 65 दिन की भूख हड़ताल की वजह से किसने, हनुमान सिंह बुढ़ानिया ने। फिर कांगड़ कांड की बात करें जो 1946 में होता है। तो बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन की एक बहुत ही दर्दनाक क्रूर घटना थी, कौन सी, कांगड़ कांड। कब, 1946 में। बात करें अकाल और कर की मार, अक्टूबर 1946 में
1946 कांगड़ गांव में खरीफ की फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। क्या कांगड़ गांव में क्या होता है, खरीफ की फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। और भयंकर अकाल के बावजूद वहां के जो क्रूर जागीरदार है गोपाल सिंह, क्या वहां के जो क्रूर जागीरदार है गोपाल सिंह, उन्होंने क्या किसानों से लगान मतलब टैक्स वसूलने का फरमान जारी कर दिया। क्यों? क्योंकि जबकि फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, फिर भी हमारे गोपाल सिंह ने क्या किसानों से टैक्स या लगान वसूलने का फरमान जारी कर दिया कि हम कुछ नहीं जानते, टैक्स तो देना ही होगा। शासक से मिलने की कोशिश की गई और बर्बरता की बात करें तो अकाल और भुखमरी से त्रस्त 35 किसानों का एक जत्था, 35 किसान इकट्ठा होते हैं जो कि अकाल और भुखमरी से त्रस्त होते हैं, परेशान होते हैं। तो उनका एक जत्था करों में रियायत मतलब छूट की मांग को लेके हमारे बीकानेर के शासक महाराजा शार्दुल सिंह से मिलने के लिए रवाना होते हैं। और जब जागीरदार को ये बात पता चली तो उन्होंने रास्ते में किसानों को बंधक बना लिया, पकड़ लिया। और किसानों के साथ इतनी भयानक और अमानवीय मारपीट की गई कि इनकी गूंज पूरे राजपूताना और राष्ट्रीय प्रेस में सुनाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कांगड़ कांड कहते हैं। फिर रायसिंह नगर कांड की बात करें जो जुलाई 1946 में हुआ। कौन सा? रायसिंह नगर कांड, जुलाई 1946 का। तो बीकानेर राज्य में प्रजा की आवाज दबाने के लिए या बीकानेर राज्य में प्रजा की आवाज दबाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। और रायसिंह नगर मतलब वर्तमान जो श्रीगंगानगर जिले है उसकी घटना सबसे प्रमुख दुखद उदाहरण है इसका। अधिवेशन की बात करें 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में हमारे बीकानेर राज्य लोक परिषद का एक खुला अधिवेशन आयोजित किया गया था। कब? 30 जून 1946 को, जिसमें हमारे सामंती अत्याचारों का कड़ा विरोध किया जा रहा था। क्या? सामंती अत्याचारों का कड़ा विरोध किया जा रहा था। फिर गोलीबारी और शहादत की बात करें तो 1 जुलाई 1946 को जब हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा हाथों में तिरंगा लिए एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था। कब? 1 जुलाई 1946 को जब कार्यकर्ताओं के द्वारा हाथों में तिरंगा लिए एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था, तब पुलिस ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। और इस गोलीबारी में क्या हुआ? तिरंगा हाथ में थामे हुए एक वीर दलित कार्यकर्ता बीरबल सिंह शहीद हो जाते हैं। और इसी वजह से हमारे दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो बीरबल दिवस। तो बीरबल सिंह की इस महान शहादत, ये बीरबल सिंह की इस महान शहादत और किसानों के कड़े संघर्ष को सम्मान देने के लिए बीकानेर रियासत और पूरे पूरे राजपूताना में 2 दिवस मनाए गए। एक तो किसान दिवस और एक बीरबल दिवस। किसान दिवस 6 जुलाई 1946 को और बीरबल दिवस 17 जुलाई 1946 को मनाए गए। बात करें किसान दिवस की तो किसानों के अधिकारों और उनके संघर्ष को समर्थन देने के लिए राज्य भर में मनाया गया कौन सा? किसान दिवस। बीरबल दिवस की बात करें तो ये प्रश्न हमारे परीक्षा में आता ही रहता है बीरबल दिवस का। ये बीरबल दिवस किस रियासत से संबंधित है? इसका जवाब रहेगा क्या? बीकानेर रियासत से संबंधित। कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। निष्कर्ष के रूप में देखें तो हमारे बीकानेर रियासत का यह आंदोलन सिर्फ कर माफी का आंदोलन नहीं था, बल्कि ये हमारे सामंती जुल्मों के खिलाफ किसानों के आत्मसम्मान और लोकतांत्रिक अधिकार मतलब लोक परिषद के निर्माण की एक बड़ी लड़ाई थी। आप इसे याद रखें। अब हम देखेंगे जो हमारे किसान आंदोलन थे तो किसान आंदोलन के प्रभाव की बात करें कि भले ही यह आंदोलन इन आंदोलन को तुरंत हर जगह सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इन्होंने में भविष्य के राजस्थान की नींव रख दी थी। क्या इन आंदोलनों को तुरंत हर जगह सफलता नहीं मिली, लेकिन इन्होंने भविष्य के राजस्थान की नींव तो रखी ही थी। फिर जागीरदारी प्रथा के अंत की बात करते हैं। इन आंदोलन का सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि आजादी के बाद राजस्थान में सामंतवाद और जागीरदारी व्यवस्था को कानूनी रूप से हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और किसानों को उनके जमीन का मालिकाना हक भी मिला। राजनीतिक चेतना प्रजामंडल की बात करें तो किसानों में जो राजनीतिक जागरूकता आई उसी ने आगे चलकर प्रजामंडल आंदोलनों मतलब लोकतांत्रिक सरकार की मांगों को जन्म दिया। राजस्थान अब अलग थलग नहीं बल्कि हमारी राजस्थान भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ चुका था। किसान आंदोलन की वजह से नगरीय राष्ट्रवाद के उदय की बात करें तो छोटे कस्बों और गांव राजनीति के मुख्य केंद्र बन गए। जो छोटे छोटे कस्बे थे और जो हमारे गांव थे ये राजनीति के मुख्य केंद्र बन जाते हैं। और पहले राजनीति सिर्फ महलों तक सीमित थी, अब वो चौपालों तक आ गई थी। क्या? पहले राजनीति महलों तक सीमित थी, अब वो कहाँ जाती है? चौपालों तक आ जाती है। फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें मतलब पत्रकारिता की। इन आंदोलनों के दौरान प्रताप, तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान जैसे जो अखबार थे उनका जन्म होता है। इससे जनता में लिखने पढ़ने और अपनी आवाज उठाने की हिम्मत आती है। क्या इससे हमारी जनता में लिखने पढ़ने और अपनी आवाज उठाने की हिम्मत आई? बात करें स्वतंत्र राजस्थान की राजनीति की, या स्वतंत्र राजस्थान की राजनीति की बात करें तो आजादी के बाद जो सरकारें बनी उनमें कई नेता इन्हीं किसान आंदोलन से निकले थे। और यही कारण है कि स्वतंत्र राजस्थान की नीतियां किसान कल्याण और कृषि सुधारों की तरफ मुड़ी। जो हमारी स्वतंत्र राजस्थान की जो नीतियां थी वो किसान कल्याण और कृषि सुधारों की तरफ मुड़ी थी। अब देखेंगे हमारे दो क्वेश्चन जो हमारी परीक्षा में आए हुए हैं उनकी बात करें। एक प्रश्न था हमारे राजस्थान के बेगू किसान आंदोलन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
बात करें आलोचनात्मक परीक्षण का मतलब क्या होता है कि किसी ऐतिहासिक घटना के सकारात्मक पक्षों और नकारात्मक पक्षों दोनों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। तो बेगू किसान आंदोलन की बात करें तो सबसे पहले इसकी उपलब्धियां देख लेते हैं। वैसे तो हमने डिटेल से इसको देख लिया, फिर भी एक बार वापस देख लेते हैं। उपलब्धियां देखें तो जन जागरूकता और मजबूत नेतृत्व। तो बिजोलिया से प्रेरित होकर शुरू इस आंदोलन को रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक जैसे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे उनका मार्गदर्शन मिला, और इन्होंने किसानों में कर नहीं देने की भावना जगाई, मतलब नो टैक्स पॉलिसी जगाई। संगठनात्मक शक्ति की बात करें तो धाकड़ जाति के किसानों के अभूतपूर्व एकता और राजस्थान सेवा संघ की बाहरी समर्थन ने जागीरदार अनूप सिंह को झुकने पर मजबूर कर दिया। और ऐतिहासिक समझौता था 1923 का। तो ये मेवाड़ के इतिहास का पहला ऐसा समझौता था जहां किसानों की जीत हुई, और इस तरह हमारे 35-53 प्रकार के जो करों में कमी आई। और बेगार जिसे हम जबरन बिना वेतन मजदूरी कहते हैं, और लाटा कुंता मतलब खड़ी और पड़ी जो फसल है उसमें मनमाना कर, इस प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। अब बात करिए तो अच्छी बातें थी, अब सीमाएं विफलताओं की बात करें मतलब नकारात्मक पक्ष की। क्रूर राज्य दमन हुआ मतलब गोविंदपुरा कांड। तो ब्रिटिश सरकार और मेवाड़ रियासत ने इसे बोल्शेविक समझौता करार दे दिया। और 13 जुलाई 1923 को ट्रेंच के आदेश पे, इसके ट्रेंच के आदेश पे 13 जुलाई 1923 को निहत्थे किसानों पर गोलियां चलवा दी गई, जिससे हमारे रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हो जाते हैं। पर ट्रेंच आयोग का पक्षपात की बात करें तो किसानों की शिकायतों की जांच करने के लिए बने ट्रेंच आयोग ने पूरी तरह से सामंतों और राज्य का ही पक्ष लिया था, जिससे जमीनी स्तर पर सुधारों का प्रभाव बहुत ही कम रहा। सामंती ढांचे में कोई बदलाव नहीं की बात करें तो यद्यपि कुछ कर हटा दिए गए, लेकिन जागीरदार व्यवस्था की मूल तय जो शोषणकारी प्रवृत्ति थी उसी की तरह बनी रही। और किसानों को जमीनों का पूर्ण मालिकाना हक नहीं मिला। निष्कर्ष के रूप में देखें तो अपनी कुछ सीमाओं और राज्य के हिंसक दमन के बावजूद बेगू किसान आंदोलन राजस्थान में कृषि संघर्ष का एक मील का पत्थर साबित होता है, जिसने भविष्य के किसान आंदोलनों के लिए एक मजबूत मनोवैज्ञानिक आधार दिया। तो एक क्वेश्चन तो हमने देख लिया, एक और क्वेश्चन आया था हमारे कौन सा, राजस्थान के जागीरदारी क्षेत्रों में कृषक असंतोष के क्या क्या कारण थे उनकी बात करें तो जागीरदारी क्षेत्र मतलब ठिकानों में वे इलाके होते हैं जहां जमीन का प्रशासन और कर सीधे राजा की बजाय जागीरदार मतलब सामंत के हाथ में होता है। और इन क्षेत्रों में किसानों का सबसे ज्यादा शोषण होता है। क्यों? क्योंकि उन पर अंग्रेज, राजा और जागीरदार तीनों का आर्थिक बोझ पड़ता है। कृषक असंतोष के कौन कौन से कारण थे उनकी बात करें। पहला कारण था हमारा अत्यधिक कर मतलब लाग बाग का बोझ। तो किसानों को मूल राजस्व के भू राजस्व के अलावा दर्जनों प्रकार के अनुचित कर वसूले जाते थे, जैसे हमारे बिजोलिया में 84 प्रकार के, बेगू में 53 प्रकार के कर मतलब लाग बाग लिए जाते थे। और कर्म प्रणाली भी कैसी थी, अमानवीय थी, जिसमें हमारे चमड़ी कर, बेटी की शादी पर जागीरदार को टैक्स देना, तलवार बंदाई कर, नए जागीरदार की गद्दी में बैठने पे खर बैठने का जो खर्चा होता था किसानों से वसूलना, लाटकुंता जो फसलों का मनमाना अनुमान लगा कर ही ज्यादा से ज्यादा वसूलने की प्रथा, लाटकुंता। बेगार की बात करें फोर्स्ड लेबर की, तो जागीरदार उसके मेहमानों के लिए किसान और उनके परिवार को बिना कोई मजदूरी दिए जबरन शारीरिक श्रम मतलब लकड़ी काटना, पानी भरना ऐसे काम करने पड़ते थे। फिर कृषि भूमि से बेदखली की बात करें तो किसानों के पास जमीन का कोई स्थायी मालिकाना हक या पट्टा नहीं था। कर न चुका पाने पे जागीरदार उन्हें पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया करते थे, जब वो कर नहीं चुका पाते थे तब। फिर जंगली जानवरों की समस्या की बात करें, यह अलवर क्षेत्र की थी। तो जो राजाओं और जागीरदारों को शिकार का शौक था, वे जंगली सुअर पालते थे, और जो क्या करते थे किसानों की फसलें बर्बाद कर देते थे, लेकिन किसानों को उन्हें मारने की सख्त मनाही थी। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने राजस्थान के किसान आंदोलन को काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।